एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समा डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी सहेली राबिया शाहिद। कैमरा के उस पार बैठी मेरी सहेलियां लाइव कॉल्स के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर क्यूरीज ऑन व्हाट्सएप। इसके अलावा आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, which is how to deal with pregnancy and miscarriages. Now, pregnancy is something which brings a lot of happiness to the family and to the couple. लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा challenges और complexities का भी सामना ख़वातीन को करना पड़ता है, which is miscarriages that brings a lot of physical and emotional trauma. तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी से पहले की क्या स्टेजेस हैं और जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो क्या स्टेप्स हैं, पहले, दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और मिसकैरेजेस की वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर, आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर, आपकी पर्सनालिटी पर किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, आपको किस तरह से अपनी हेल्थ को देखना चाहिए। तो हम आज के हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी तमाम ख़वातीन को गाइड करें जो इस फेज़ से गुजरी हैं और अपनी इस जर्नी को भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के हमारे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ। सबसे पहले वी हैव डॉक्टर ताहिरा रुबाब विद अस, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर नुजरत सहेल, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। वी हैव डॉक्टर खतीजा खान, शी इज़ एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, एंड वी हैव नायाब गोहर जान, शी इज़ एन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली आप सबको। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है और वो ये कि यूजुअली शादी के ना फ़ौरन बाद मियाँ बीवी को ना प्रेशर आने लग जाता है फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, इवन मोहल्ले वाली शबाना आंटी भी आके पूछ रही होती हैं कि भाई खुशखबरी कब आ रही है, कि अगर चट मंगनी पट ब्याह हो गया तो भाई खुशखबरी भी फ़ौरन ही आ जाए। तो जो ख़वातीन के ऊपर इतना प्रेशर आता है वो उसको कैसे हैंडल करें? अच्छा, ये प्रेशर सिर्फ ख़वातीन पे नहीं आता, ये आदमियों पे भी इक्वली आता है। दोनों ही फेस करते हैं, क्योंकि अगले ही दिन शादी से 2-4 दिन के बीच में ही सवाल शुरू हो जाते हैं, कुछ हुआ, एक्चुअली कुछ हुआ वाला सवाल आता है, कुछ हुआ। तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जो न्यूली वेड कपल होता है वो एक्चुअली स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत मैं खुद एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और मैरिटल प्रॉब्लम्स को मैं देख रही होती हूँ। तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि समटाइम्स इवन ऐसे भी केसेस होते हैं कि शादी अभी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई, लेकिन लोग जो हैं ये सवाल भी पूछना शुरू हो गए हैं। और जब आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो डायरेक्टली एक लड़की, क्योंकि हम वल्नरेबल हैं, ऑलरेडी हमारे बारे में बड़ी स्टोरीज़ बनी हुई हैं कि जी इनफर्टिलिटी जो सबसे ज़्यादा औरतों में होती है, जबकि अब साइंस ने और बहुत कुछ साबित कर दिया कि भाई बस कर दें, हाथ होला रखें ज़रा इस चीज़ के ऊपर। तो वो क्योंकि हम अनकॉन्शियसली इस कॉन्सेप्ट को कंसीव कर चुके हुए हैं कि बेसिकली इनफर्टिलिटी की वजह जो है या प्रॉब्लम जो यकीनी तौर पे एक औरत के अंदर ही होगा। और जब किसी औरत से ये सवाल किया जाता है कि कुछ हुआ, तो उसको सबसे पहले जो एक प्रेशर उसका आता है कि शायद मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, इस वजह से अभी तक जो है यानी कंसीव नहीं हुआ। हालांकि पूछने वाली भी ज़्यादातर औरतें होती हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वाई यू जस्ट फॉरगेट अबाउट योर ओन हिस्ट्री एंड अपनी स्टोरी आप कैसे भूल जाते हैं जब आप एक नई लड़की से ये सवाल पूछते हैं कि कुछ हुआ, या कोई भी इंटरनल आपका पर्सनल सवाल जो होता है। आप माएँ हैं, आप सास हैं, आप इससे गुजरी हैं, आप क्यों हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि एक लड़की से जब ये सवाल आप पूछते हैं तो उसके लिए कितनी एक एम्बैरसिंग, एक गिल्ट वाली और एक शर्मिंदगी और उसके साथ साथ एहसास जुर्म अपने आप ही अंदर आ जाता है कि शायद मेरी वजह से अब तक कुछ हो जाना चाहिए था और वो नहीं हुआ। तो ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंड्यूस कर देता है किसी भी लड़की के अंदर, और फ़ौरन जो है लड़के और लड़कियां दोनों ही जो हैं वो इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं, चाहे आपको अभी 2 महीने हुए हो शादी को। और जैसे मैंने कहा कि कई दफ़ा शादी कॉन्ज्यूमेट भी नहीं होती और प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि कुछ होना हुआ। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, जो कि स्ट्रेस की सूरत में आपकी मैरिटल लाइफ को, आपके इवन आपकी प्रेगनेंसी, अगर आप कंसीव भी करना चाह रहे हैं और आपके ऊपर ये प्रेशर आया हुआ है कि जी आपने कंसीव करना है, तो आप जब डॉक्टर के पास पे जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपको ये एडवाइस करता है कि बीबी कंसीव करने के लिए सबसे पहले अपने आप क्या वो रिलैक्स करो। ये जो डर तुम अपने सर में, अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि जी ना हुआ तो क्या हो गया, ये सब लोग पूछ रहे हैं, तो मैं जवाब क्या दूं। एक मुझे याद आ रहा है इसी से रिलेटेड कपल जो कि जिनकी शादी को शायद 1-1.5 साल हो चुका हुआ था, तो उससे पहले क्योंकि वो जॉब्स डिफरेंट जगहों पे कर रहे थे, साथ नहीं रह रहे थे, दे डिड नॉट प्लान इट।
तो जब 1.5 साल हो गया, फैमिली पूछना शुरू होगी कि जी 1.5 साल हो गया कुछ भी नहीं हुआ, एंड दे जस्ट गॉट बैक टू मी कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, नाउ वी हैव प्लान कि हम बच्चा करेंगे, लेकिन वो प्रेशर इतना ज़्यादा आए जा रहा है, समझ नहीं आ रही फैमिली को क्या कहें। तो फिर उनको ये चीज़ बतानी पड़ी कि काइंडली थोड़ा सा आप अपनी फैमिली को खुद ही अपनी मुंह से ये बात कह दें कि हम लोग अपने अभी प्लान कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग का ये हिस्सा है कि हम कब जो है कंसीव करना चाहेंगे या कब हम बच्चा पैदा करना चाहेंगे। जब आप एक दफ़ा जवाब दे देते हैं ना किसी को मुनासिब तरीके से, इंसल्टिंग वे में या टॉन्ट करके या बुरे तरीके से नहीं, मुनासिब तरीके से कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब हम बच्चा जो है उसकी तरफ जाना शुरू हो, तो फिर वो आसान हो जाता है आपके लिए कि आपको हर रोज़ जवाब नहीं देना पड़ता। मगर अगर आप सुनते रहते हैं, खुद सुनते रहते हैं, तो अंदर से खुद ही घुलना शुरू हो जाते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं, तो देन प्रेशर जो है वो डबल हो जाता है आपके ऊपर। सो यू जस्ट नीड टू टेल इट वंस फॉर ऑल कि हम इस पर सोच रहे हैं। और अगर अभी आपका बच्चा पैदा करने का प्लान नहीं है बट फैमिली इज़ देयर टू आस्क यू, तो क्लियरली बता दें कि हमारा अभी बच्चा करने का अगले 1-2 साल कोई प्लान नहीं। ये आपको बहुत सारे स्ट्रेस से, बहुत सारी परेशानी से और आपके मैरिटल रिलेशनशिप को ख़राब होने से बचा लेगा। क्योंकि समटाइम्स होता ये कि मियाँ बीवी दोनों ही नहीं प्लान करना चाह रहे होते अभी बच्चा, वो एक दूसरे के साथ अपना टाइम गुजारना चाह रहे होते हैं, लेकिन जब फैमिली की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है तो बीवी हस्बैंड को कहना शुरू कर देती है आप ये अभी नहीं रेडी हो रही है, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें, आप देखें मुझे सब कुछ सुनना पड़ रहा है। और समटाइम्स फीमेल नहीं रेडी होती तो वो फिर उनके आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। सो वट एवर यू आर डिसाइडेड टुगेदर, प्रेशर आ रहा होता है वो ख़वातीन मैनेज कैसे करें? क्योंकि अगर हस्बैंड्स भी प्रेशर डालना शुरू कर देंगे या फैमिली सासू माँ का इतना प्रेशर होता है, फिर बहन भाई इवन कि पूरी फैमिली एक प्रेशर डाल रही होती है सिर्फ एक बेचारी लड़की पर, तो वो बेचारी कैसे मैनेज करे? टेल इट स्ट्रेट टू देम कि आप अगर आपका प्लान है तो आप उनको बता दीजिए कि मेरा अभी हम लोग इसके प्लान के फेज में हैं, और अगर अभी आप नहीं कंसीव करना चाहते तो ये भी डायरेक्टली बता दीजिए कि अभी हमारा अगले 1-2 साल 5-6 महीने कोई प्लान नहीं है। बिकॉज जब आप स्ट्रेट बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाती हैं, मगर जब आप लगी बंदी बातें करते हैं, हाँ हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कोशिश, तो दूसरों को आप ये एज देते हैं कि वो आपको हर रोज़ ये सवाल पूछें। सो टेलिंग इट स्ट्रेट, अभी प्लान नहीं है या हम कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों से सेव कर सकता है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी बच्चियों के लिए ये कहना ही बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। ये जो मैं इतनी आसानी से कह पा रही हूँ कि जी आप इसको स्ट्रेट कह दें, ये इतना आसान नहीं है, बट अल्टीमेटली ये वो वाहिद चीज़ है जो आपको बचा सकती है हर रोज़ के सवालात से। और उसमें आप अपने हस्बैंड को ऑन बोर्ड ज़रूर लें, उसको इन्फॉर्म किए हुए बगैर कोई भी चीज़ जो खुद से मत करने की कोशिश करें, बिकॉज वो फिर आपके ऊपर एक जो चीज़ है वो आपको फायर बैक कर सकती है। आप प्लान कर लें दोनों कि आपने किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। जब सब लोग पूछ रहे हैं आपसे तो आप अपने हस्बैंड से कहिए कि बताइए हम उनको क्या जवाब दें जी। उस म्यूचुअल एक कंसेंसस से आप दोनों ही सबको वही जवाब दें जो आपने डिसाइड किया। मैं अपने व्यूअर्स को और अपनी सहेलियों को यहाँ पे ज़रूर गाइड करूँगी कि अगर वो इस किस्म की सिचुएशन से गुजर रही हैं तो हमें ज़रूर कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय ज़रूर लें। नायाब, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे मैं पूछूँ कि फैमिली प्लानिंग तो एक पर्सनल मैटर है, इट्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ कि वन एवर दे वांट्स टू हैव अ बेबी, नॉट के ये ना तो ये किसी सासू माँ का, ना तो किसी ससुर का, बहन भाई, देवर देवरानी, किसी का इशू नहीं होना चाहिए सिवाय एक हस्बैंड और वाइफ के। लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोग जो है ना वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि वो दूसरों की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हों, उन्हें जज करें और उन्हें कहें कि भाई कर लो। तो हम इस सोसाइटल प्रेशर से कैसे, सोसाइटल बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि आपने कहा कि फ़ैमिली प्लानिंग इट्सेल्फ, मैं तो ये कहूँगी कि फ़ैमिली प्लानिंग इट्सेल्फ जो है वो एक सोशल टैबू है और उसके पीछे एक जेंडर का भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसके अंदर कई पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि जो नेटवर्क्स हैं, जो फैमिली नेटवर्क्स हैं, वो बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, और क्योंकि ख़ातून की शादी के बाद इन मोस्ट केसेस आप वैल्यू कह लें, ज़िम्मेदारी कह लें, रोल कह लें, क्योंकि प्राइमरली जो है वो इसको एक रिप्रोडक्टिव लेंस से देखा जाता है। ख़ास तौर पे शादी के जो उसका समझा जाता है कि उसका मेन मकसद ही है कि इससे आगे हमारे जो ये एक बात होती है कि हमारी नस्ल बढ़ेगी और ये होगा और ये वो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस लेंस को चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ फैमिली प्लानिंग जो है, हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि हर शादी के अंदर
और ओवरऑल माशरे के लिए फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास जो डेटा है वो ये बताता है कि ना सिर्फ फैमिली प्लानिंग एक टैबू टॉपिक है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्ट्रसेप्शन के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को कई दफ़ा हमारी रियासत ने भी और कई जो हमारी सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इसको नेगेटिवली परसीव करते हैं। तो इस वजह से वो जो प्रेशर है वो ख़वातीन के ऊपर मज़ीद बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जो ख़ातून है, हमें डेटा ये बताता है कि मोस्ट वीमेन, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वीमेन, उनको खुद भी से नहीं होता कि वो कब बच्चा पैदा करना चाहती हैं और कब नहीं। तो ये दो पहलू इसके हैं कि ओवरऑल कपल के ऊपर भी प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर, रिप्रोडक्शन का प्रेशर फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। बट जिस खातून ने इससे गुजरना है, जिसका पूरा जिस्म, जिसकी पूरी फिजिकल मेंटल वेल बीइंग इस चीज़ से चैलेंज होनी है, हमारे पास डेटा हमें ये बताता है कि ख़वातीन के पास खुद बच्चे की जो फैमिली प्लानिंग है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो हमें इस दोनों पहलुओं को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो वन थिंग इज़ कि माशरे में हमें इस चीज़ को प्रमोट करना है कि ख़ातून का अपना राइट होना चाहिए। हमारे पास डेटा हमें ये बताता है कि जितनी ज़्यादा एजुकेटेड मदर्स होती हैं, जितनी ज़्यादा अवेयर मदर्स होती हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन से गुजरी हों, हायर एजुकेशन से गुजरी हों, दे आर मोर लाइकली to be more involved in family planning, और they are also more likely to space out their children because उनको पता है कि इसके health repercussions क्या होते हैं। तो ये प्रिवेंटेटिव जो चीज़ें हैं, ये प्रिवेंटेटिव अवेयरनेस जो है माशरे के अंदर, इसको देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं ख़ातून की बार बार इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रेशर, ये ट्रॉमा, ये स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जो है वो उस ख़ातून को इफ़ेक्ट करता है। और क्योंकि हमने ख़वातीन को प्राइमरली उनके रोल को एज अ केयर गिवर या एज समबडी जिसने रिप्रोड्यूस करना है, उसके अलावा हम उनको मुख्तलिफ रोल्स के अंदर अभी तक से इमेजिन नहीं कर पा रहे। तो मुझे ये भी लगता है कि माशरे में ये अवेयरनेस फैलाने की भी ज़रूरत है कि शादी का प्राइमरी मकसद जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं है, और एक औरत जो है उसकी ज़िंदगी में मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। यस, ऐसा भी है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो माएँ बनना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने आप को और किसी रोल में देखना चाहती हैं। वो अपने करियर्स को आगे बढ़ाना चाहती हैं, वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करें तो हमारा वो ऐसा माशरा है जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, और हमें ये बात लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि ना सिर्फ कि फैमिली प्लानिंग कोई ऐसी नेगेटिव या टैबू चीज़ है, बल्कि इसके माशरे के ऊपर ओवरऑल माशरती जो इम्पैक्ट्स हैं, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि आप ये समझते हैं, मतलब इवन वो लोग जो एक बच्चे के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते, इस प्रेशर की वजह से, इस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, एंड देन दे आर नॉट एडिक्वेटली एबल टू प्रोवाइड। सो आई थिंक कि ये माइक्रो इशू भी है, ख़ातून की खुद मुख्तारी, ख़ातून का रोल, ये फैमिली इशू भी है कि जिसमें ओवरऑल प्रेशर, और ये एक मैक्रो सोसाइटल इशू भी है जहाँ मैरिज औरतों और माशरे को एक मुख्तलिफ नज़र से देखने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर नुसरत, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं, एक जो औरत है वो अपनी बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर कर सकती है प्रेगनेंसी के लिए, और इवन मेंटली अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। जितनी गुफ्तगू अभी तक हुई है इसमें वाज़े तौर पे ये बात सामने आ रही है कि ख़वातीन की और माशरे की तालीमी हैसियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक माशरा जितना तालीम याफ्ता होगा वहाँ पर ख़वातीन की राइट्स, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव राइट्स, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी छोटी बच्चियों को भी, क्योंकि हमारे पास प्री मैरिटल भी बच्चियाँ आती हैं और प्रेगनेंसी की इनिशियल फेज़ में भी आती है, जैसे अभी हम सब गुफ्तगू कर रहे थे कि उनकी सेहत कैसे होनी चाहिए। और जो आपके सवाल का भी पहला हिस्सा है कि प्रेगनेंसी की स्टेजेस क्या होती हैं, तो बेसिकली स्टेज तो शुरू होती है व्हेन अ गर्ल इज़ नॉट मैरिड, वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अनीमिया या खून की कमी का शिकार जो है
ये हमारे अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में, जी पाकिस्तान में 43% ख़वातीन अनीमिया का शिकार है। अब एक मदर जो अभी उसने प्रेगनेंसी स्टार्ट ही नहीं की और उसको अनीमिया है, तो आप सोच सकती हैं कि आगे जाके उसके ऊपर क्या मुज़र असरात होंगे और उसके बेबी के ऊपर क्या मुज़र असरात होंगे। इसके अलावा उसको जो सोशल सपोर्ट मिलनी थी बिफोर गेटिंग मैरिड, आफ्टर मैरिज एंड व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट, वो कितने मुख्तलिफ होंगे। सबसे पहले जो स्टेप्स हैं उसमें यही है कि जनरल हेल्थ कैसी है उस लड़की की जिसकी अभी शादी हुई है। वो टीनेजर भी हो सकती है, जो हम खुश नहीं होते एक टीनेजर मैरिज को लेके, जी और वो 20s और 30s में भी हो सकती है, जो आइडियल एज समझी जाती है प्रेगनेंसी के लिए। लेट मैरिजेस में पोस्ट 35 एंड 40s वो एक और ग्रुप है ख़वातीन का जिनमें और मसाइल होंगे, और कभी कभी ऐसी प्रेगनेंसीज जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थी। प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहले ख़वातीन को जिस्मानी तौर पे सेहतमंद होना चाहिए, उनकी ग़िज़ा ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहस को वहाँ पर ले जाएं कि ख़वातीन को खाने को क्या मिलता है, सबसे आखिर में मिलता है, वो एक सोशल इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, कल्चरल बात है कि men are fed first, they're given the better part of the nutrition and the leftovers are given to the women। या ख़वातीन somehow कहती हैं अंडा भी बुरा है, गरम है, गोश्त भी गरम है, विटामिन्स भी नहीं खाने, और जनरल एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी हम सब ने तो जो हमारी पिछली नस्ल की ख़वातीन, हमने तो ऐसे ही बच्चा पैदा किया था। So what is new about you? Are you someone new? You are doing something better or something new than us, what we did? So the answer is वो कहते हैं हमने भी ऐसे ही किया था, तुम भी करो। तो सबसे पहले ग़िज़ाई सपोर्ट है, ख़वातीन को ख़ुद अपना ख्याल रखना चाहिए। अब वुड बी मदर की बॉडी में उसकी हीमोग्लोबिन ठीक होनी चाहिए, उसको कोई इन्फेक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर प्रायर कोई हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, किसी और बीमारी की, कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, या वालदा खाला फुप्पो को हाइपरटेंशन हुई थी, प्री एक्लैम्सिया हुआ था, एक्लैम्सिया हुआ था, कुछ और बीमारी हुई थी, शी शुड बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि अवेयरनेस भी बहुत कम है। फिर हम जिक्र करेंगे फोलिक एसिड का। मतलब ये तो वो वाली बात है कि हमें हर जगह बताना चाहिए, बल्कि शायद निकाह नामे के साथ ही लिख के देना चाहिए, एवरी वुड बी मदर शुड बी टेकिंग फोलिक एसिड। ये वो वाहिद एक छोटी सी बी कॉम्प्लेक्स की गोली है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या दिमागी बच्चे में जितनी भी नक्स या फॉल्ट्स बनती हैं वो 80% प्रिवेंट कर दें। तो यू नो कि जो मिस कैरेज में 80% रीज़न है, सबसे पहले वो तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। सो फोलिक एसिड पूरी दुनिया में फोर्टिफाइड हैं, जितने भी फूड्स हैं जैसे सीरियल्स हैं, जो ब्रेकफास्ट या पहला हिस्सा है आपके दिन को आगाज़ करने का, उसमें फोलिक एसिड डला हुआ है। लेकिन हमारे क्या वी आर नॉट श्योर कि हमारा जो आटा आ रहा है उसमें फोलिक एसिड है नहीं है क्या है, तो हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो एक गोली फोलिक एसिड की कितनी टैबलेट्स लेनी चाहिए फोलिक जस्ट एसिड की 1 रोज़ाना? टैबलेट, एक 5 मिलीग्राम की गोली रोज़ाना मदर खाए 3 months बिफोर शी प्लान्स और शी बिकम्स अ मदर। ओके डॉक्टर खतीजा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक औरत को अगर उसने प्रेगनेंसी प्लान की है तो उससे पहले ऐसी क्या प्रिकॉशंस वो ले सकती हैं, ऐसे कौन से टेस्ट हैं वो पहले करवा लें ताकि वो प्रॉपर मेंटली भी प्रिपेयर हो कि प्रेगनेंसी के बाद उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इग्नोर्ड पार्ट है, नेग्लेक्टेड पार्ट है। प्री कंसेप्शन एरिया में, यानी कि प्रेगनेंसी होने से पहले ही ख़वातीन को, इवन मेल्स को भी आना चाहिए डॉक्टर्स के पास, ऑब्स्टेटिशियंस के पास, और डिस्कस करना चाहिए। और इसको एक बहुत बड़ी मिथ कंसिडर किया जाता है। अगर आप, जिस तरह अभी बात हो रही थी फोरम पे, कि अगर कपल्स ये कह दें कि हम प्रेगनेंसी होने से पहले डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो उसको एक बहुत बड़ी मिथ कंसिडर कर लिया जाएगा और एक महाज खड़ा कर दिया जाएगा, जबकि ये गलत है। कपल्स को प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर्स के पास जाएं ताकि उनकी प्रॉपर एक एवेलुएशन हो सके, उनकी हिस्ट्री ली जा सके, अगर ज़रूरत हो तो एग्जामिनेशन किया जा सके, और अगर ज़रूरत हो तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस रन की जा सकें, और उनकी बेस पे हम देख सकें कि क्या क्या डेफिशिएंसीज़ हैं। जिस तरह आपने बात की कौन से विटामिन की डेफिशिएंसीज़ हैं, किस चीज़ की डेफिशिएंसीज़ हैं। अभी प्रोफेसर डॉक्टर नुदरत सुहेल ने बात की, एनीमिया बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसकी 50 to 56% इसकी प्रेवलेंस यानी इसकी शरह है, जो कि बहुत ज़्यादा है।
अगर प्री कंसेप्शन पीरियड में ही कपल हमारे पास आ जाएंगे तो उनको हम पूरा एवेलुएट करके देख सकते हैं, उन पे कुछ टेस्ट कर सकते हैं, बेसिक्स टेस्ट जिसके अंदर CBC आ जाता है, ब्लड शुगर आ जाते हैं, हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग आ जाती है B और C की, HIV स्क्रीनिंग आ जाती है, अल्ट्रासाउंड आ जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ हस्बैंड पे भी टेस्ट किए जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि इनको कौन कौन से इनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो दिया जा सकता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो वो दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, विटामिन D का बहुत रोल है फर्टिलिटी के अंदर। विटामिन D की डेफिशिएंसी के साथ भी बहुत सारी इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी ना होने के मसले आ रहे हैं, इवन मिसकैरेजेस पे भी इसके पेपर्स पब्लिश हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि इसका रिलेशनशिप मिसकैरेजेस के साथ है, ताकि हम इन चीज़ों को डायग्नोज टाइम से पहले कर सकें और इनको ट्रीट कर सकें। उसके अलावा टेस्ट तो एक तरफ है, उसके बाद हमें वहाँ पे ये भी डायग्नोज करना है कि अगर खुदा ना खास्ता फीमेल को या मेल को कोई ब्लड शुगर लेवल्स का इशू है, डायबिटिक है, तो उनको उस टाइम पे कंट्रोल किया जा सके। खासकर फीमेल के अंदर डायबिटीज़ के लेवल्स का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किए बगैर प्रेगनेंसी में दाखिल हो जाएंगी तो बच्चे के अंदर बहुत सारी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, मिसकैरेजेस यानी कि हमल के ज़ाया हो जाने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी तरह उस वक्त हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि खातून में कोई और मसले, ब्लड प्रेशर, थायराइड इशू, एपिलेप्सी या किसी मकसद के लिए वो कोई और मेडिसिन ले रही हैं तो वो भी हमें वहाँ पे देखना है। अगर वो कोई दवाइयाँ ले रही हैं तो हम उन दवाइयों को कन्वर्ट कर दें ऐसी मेडिसिन में जो प्रेगनेंसी सेफ़ है। उसके बाद हमें, जैसे कि डॉक्टर नुदरत ने कहा, फोलिक एसिड देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फोलिक एसिड एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी कि उसको कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ ब्रेन को प्रिवेंट करता है, और हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इसी तरह स्पाइन की, बैकबोन की एबनॉर्मेलिटीज़ को प्रिवेंट करता है, इसलिए फोलिक एसिड देने की ज़रूरत है। फिर हम बहुत सारी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स बहुत कॉमन है आजकल, और इस एरा में ये बताने की ज़रूरत है कि प्रेग्नेंट होने से पहले काइंडली इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, बिकॉज ये चीज़ें प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। फिर इस टाइम पे ये भी बात करने की ज़रूरत है कि डाइट एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज डाइट में हमें उनको बताना है कि किस तरह की कार्ब्स उन्होंने लेनी है, किस तरह की प्रोटीन्स लेनी है, किस तरह की फैट्स लेनी है। कार्ब्स की बात करें तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड वंस, रिफाइंड कार्ब्स आर नॉट गुड, जिसमें चीनी या वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर चीनी आ जाती है, बाज़ार की चीज़ें, कुकिंग ऑयल्स जो हैं रिफाइंड, इन सबको कम से कम करें। फिर BMI आ जाता है इसमें इम्पॉर्टेंट, वो ख़वातीन जिनका BMI ज़्यादा है उनको हमें वहाँ बताने की ज़रूरत है कि काइंडली लुक इनटू योर डाइट, अपनी खुराक को देखिए। हर ट्राइमेस्टर में डिफरेंट डाइट फॉलो करनी होती है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, हमें डाइट प्लान एक ही तरह का होता है, ट्राइमेस्टर का उससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि बहुत एक तो सबसे बड़ी मिथ है प्रेगनेंसी के अंदर कि 2 के लिए खाना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स आपने अपनी ठीक है 200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है रूटीन की डाइट से, बट इट्स नॉट लाइक कि हम पराठे खाना शुरू कर दें, नान लेना शुरू कर दें, बहुत हाई कैलोरिक फूड, मीठा बहुत ज़्यादा शुरू कर दें। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए प्रेगनेंसी डाइट पर अब हम आगे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस और इश्यूज़ एक्सप्लेन किए हैं, तो आप लोग भी अगर इन मुश्किलात से, इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो हमें कॉल करके ज़रूर हमारे एक्सपर्ट से जानिए अपने मसाइल के हल। लेकिन उसी के साथ साथ हमें डॉक्टर शबाना मुफ्ती ने USA से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू मेरी सहेली। यस, थैंक यू। डॉक्टर शबाना, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत मेजरली इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेजेस। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि प्री प्रेगनेंसी की स्टेजेस क्या हैं? हमारी जो ख़वातीन हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, वो किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकती हैं? मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, लेकिन जब आपकी दूसरी डॉक्टर, प्लीज डोंट माइंड, मैंने उनका नाम नहीं कैच किया, बट इतनी खूबसूरत बातें कर रही थी, इतनी डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव। आई वेंट बैक टू मेडिकल स्कूल और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने एक पूरा चैप्टर प्री कंसेप्शन का और OB-GYN का खोल के रख दिया, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं सोच रही थी अच्छा अभी वो बात करेंगी, शायद थायराइड मिस कर दें, शायद वो स्मोकिंग या ड्रग्स को मिस कर दें क्योंकि वो एलीट क्लास में ज्यादा है, शायद एक सर्टेन क्लास में नहीं है, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन क्लास। लेकिन पूरी बात मैंने उनकी सुनी, ज़हन खोलकर, आई मीन अमेजिंग। उन्होंने कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं है जो कि मैं आपको ऐड कर सकूं। देखिए, ईस्ट हो या वेस्ट हो,
इतने काबिल आपके वहाँ डॉक्टर्स बैठे बात कर रहे थे, मैं उनको सुन रही थी इतनी खुशी के साथ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने एक एक चीज अभी पहले बताई, जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा उसका उन्होंने जवाब दिया कि प्री कंसेप्शन जो है, जिस तरह प्री मैरिटल होता है ना, आपको पता है मैं लाइफ कोच भी हूँ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट हूँ मैं, उसके अंदर जितना हम बात करते हैं ना काउंसलिंग की, उसी तरह जो है प्री कंसेप्शन, पैदा होने से पहले, शादी के बाद जो है आप डॉक्टर के पास एज ए कपल जाएंगे, जो उन्होंने बताया आपको फॉलिक एसिड से लेके हर डिजीज से लेके प्री अपना वेट मैनेजमेंट, और जो पीसीओएस आपका जो है चल रहा है 52% से ज्यादा साउथ एशियंस के अंदर, बांग्लादेशी, मैं तो गोरों को देखती हूँ तो गोरों के अंदर जरा कम होता है, फिर मेरे पास देसी आते हैं इरेगुलर पीरियड के साथ, फिर कहते हैं जी फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर, और फिर जो है वो आपको मायोनिस्टॉल कैप्सूल सप्लीमेंट्स, वो आपके फर्टिलिटी डॉक्टर भी डिस्कस कर लेंगे, ये सारी चीजें उन्होंने कवर कर दी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर सिर्फ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करूंगी। मैंने एक डॉक्टर हायर की, शी वाज अ वाइट डॉक्टर, मेरे पास आई तो मैंने उन्हें कहा जी, उनका इंटरव्यू ले रही थी एंड आई आस्क्ड हर कि उनके बच्चे कितने हैं, शी सेड आई डोंट वांट टू हैव किड्स, शी वाज आई थिंक लेट 40s, तो मैंने कहा कि ओके यू डोंट वांट टू हैव किड्स, तो कहती या आई डिसाइडेड नॉट टू हैव किड्स, मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया कि हम बच्चे के लिए रेडी नहीं है मेंटली, ना कभी होंगे, एंड वी आर गेटिंग ओल्डर, तो हमें बच्चा नहीं चाहिए, वी वांट टू हैव आवर लाइफ एट आवर ओन टर्म्स, हम कुछ और करना चाहते हैं, हमने घोड़े पाले हुए हैं, हम जो है हाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मेरी देसी मेंटालिटी, जमीर जो मेरा खमीर वो पाकिस्तान का है, तो मेरे सबसे पहले सोच पता क्या आई, मैंने कहा है बच्चा नहीं होया तो कह रही है कि पैदा नहीं करना, क्योंकि मेरी कंडीशनिंग भी वही थी कि मैंने कभी एक मिनट के लिए इतना पढ़ लिख के भी सोचा नहीं कि लोग बाय चॉइस भी पैदा नहीं करते। ये मतलब इतने सालों के बाद भी, अमेरिका रहने के बाद भी आई वाज कंडीशन टू दैट कॉन्सेप्ट। फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप बड़े मैच्योर एंड वाइजर होते हैं, यू अंडरस्टैंड द विद एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ के लोग वाकई डिसीजन लेते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली पैदा करके नहीं आपने छोड़ देना, आपने उसको एक इंसान बनाना है, एडल्ट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल मुआशरे में रिस्पॉन्सिबल काम कर सके। तो ये जो पहले वो जो आपकी साइकोलॉजिस्ट बात कर रही थी, अमेजिंग बात कर रही थी कि एक्सप्लोजन हो रही है हमारी 8 मिलियन तक, 7 मिलियन से ऊपर, बिलियन सॉरी से ऊपर आपकी पॉपुलेशन है, इतनी बिलियंस में, और आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे। तो उसके अंदर मैंने आपको ये एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस ऐड किया कि दिस इज हाउ वी आर कंडीशन, कि पढ़े लिखे लोग भी सोचते हैं कि शायद बच्चा हुआ नहीं होगा, या कोई मर्द के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, या कोई जो है औरत के अंदर, और फिर उसके बाद उसको प्रेशराइज करके जो है दूसरी शादी या और मसले मसाइल समाजी मसलों की तरफ चले जाते हैं। तो दैट्स अ स्टिग्मा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और चीज ऐड करनी है फिलहाल, जो मैं कोई एक साइंटिफिक रिसर्च अमेरिका में आ गई एंड एज एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कोई चीज उन्होंने मिस कर दी जो मैं ऐड कर सकती हूँ। अमेजिंगली थॉरली उन्होंने पूरा कवर कर दिया, आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया, प्री कंसेप्शन का भी। वेट आपको पता है उसके ऊपर काम करना चाहिए, मैं वेट के ऊपर बहुत बड़ी, और सप्लीमेंट्स के ऊपर जो है वो आई टॉक अबाउट इट। सो आई थिंक एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड बाय योर वेरी वेरी काबिल ज़हीन गेस्ट जो आपके वहाँ बैठे हुए हैं। जी डॉक्टर ताहिरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मूड स्विंग्स क्या होते हैं? कि सासू माएँ अक्सर ताने दे रही होती हैं, भाई हमने भी 6 बच्चे पैदा किए हैं, हम तो नहीं नाज नखरे उठवाते थे, तो मूड स्विंग्स क्या प्रेगनेंसी के बाद ही होते हैं, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं? प्रेगनेंसी में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एंड एट द सेम टाइम फिर फैमिली की सपोर्ट पता नहीं किस तरह की होती है। हर लड़की इतनी खुशकिस्मत नहीं होती कि उसको बड़ा कुछ सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है वो मिल रहा हो, क्योंकि अब आपका इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज है, जिसमें आप देखते हो कि बच्चियां काम भी कर रही हैं, वो अपने घर को भी संभाल रही हैं, फिर अगर कंसेप्शन वाला टाइम आ गया है तो वो चीज़ें भी चल रही हैं। तो उसमें अभी तक तो मुझे लगता है कि हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि औरत जो है वो काम भी कर सकती है। तो वो जब वो बेचारी काम कर रही है तो एवरीबडी इज जस्ट देयर टू से हर के ये तुम कोई अपने लिए कर रही हो, ये हमारे लिए नहीं कर रही है, हमने नहीं तुम्हें कहा हुआ कि तुम करो, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। सो बहुत सारी डॉक्टर्स इस वजह से सफ़र करती हैं। आई हैव क्लाइंट्स जो कि डॉक्टर्स हैं, मगर अब फैमिली को डॉक्टर बहू चाहिए कि ऑफ कोर्स ये एक सोशल स्टेटस है आपका, और फिर बहुत सारे इसके साथ बेनिफिट्स हैं, मगर उस डॉक्टर बहू को फैसिलिटेट करने के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, या रेडी नहीं है, या उसको टेकअप नहीं करता उस तरह से। सो मूड स्विंग्स जो बेसिकली नॉर्मली भी हो सकते हैं, शादी के बाद भी हो सकते हैं, बिकॉज शादी के बाद भी औरतों का जो
फिजिकल स्टेचर, उसका हार्मोन जो है वो सब चेंज हो रहा होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। आई डोंट नो कि वो लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही एक मैरिज ब्लू का एक नाम से अभी एक टर्म जो है क्वाइन हो रही है इस वक्त, जिसमें नॉर्मली होता है कि औरतें जब शादी करके आती हैं तो क्योंकि दे आर इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट, वहाँ पे अब कोई भी आपका अपना नहीं है, और क्योंकि हमारे प्री कंसीव्ड कुछ नोशंस है अपने ससुराल के बारे में, इस रीजन के बारे में कि ससुराल इस तरह का होता है, तो वो बेशक हमारा अपना ससुराल अच्छा भी हो, छोटी सी बात चाहे वो अपनी बेटी को भी कह रही हो, मगर जब वो बहू को कह देते हैं तो वो फिर हमें चुपती सिर्फ इस वजह से क्योंकि पीछे बहुत सारी लर्निंग और कंडीशनिंग हुई है हमारी, और वो सारी लर्निंग और कंडीशनिंग लेके हम अगले घर जा रहे हैं। हम अपने आप को ओपन करके नहीं जा रहे कि मैंने वहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस करना है या मैंने नए लोगों से मिलना है, उनके बिहेवियर के हिसाब से मैं अपने आप को टेम करूँगी और ट्रेन करूँगी, ये हम नहीं सोचते। हम पहले से सारी चीज़ों को साथ लेके जाते हैं। अब जब वो मैरिज ब्लू वाला टाइम आता है तो लड़कियाँ क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ओवरली चार्ज होती हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज कि पता नहीं क्या एक ऐसी चीज़, और वो जो हमने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा हुआ है, हमने स्टोरीज़ में और नॉवेल्स में पढ़ा हुआ है, शायद लाइफ वैसी ही होगी। दैट्स द फर्स्ट शैटर फॉर हर के नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं कहीं पे भी। तो वो फिर जो है उस ट्रॉमा के साथ जो है वो डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अर्ली मैरिजेस में डिप्रेशन और सैडनेस का एलिमेंट बहुत कॉमनली नज़र आता है लड़कियों में, क्योंकि अब हो ये रहा है कि हस्बैंड से भी जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो भी आपकी पूरी नहीं हो रही। आपको लगता था हस्बैंड आएंगे, रोज़ाना हम बाहर कोई चाट खाने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, रोज़ाना शॉपिंग पे चले जाएंगे, कोई फिल्म, लेकिन रियल लाइफ इज़ इंटायरली डिफरेंट व्हाट वी सी ऑन इन अ मूवी और कुछ कहीं पे भी। वो हफ्ते में एक दिन तो हो सकता है मगर रोज़ नहीं हो सकता। मगर एक न्यूली वेड जो लड़की होती है उसके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, द होल रोमांटिक सिचुएशंस जो उसने देखी और सुनी हुई होती हैं। अब उसमें वो चीज़ें जब नहीं कंसीव होती तो आपके सैडनेस आना शुरू हो जाती है और आपकी फाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। पहले रिलेशनशिप इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड दैट, और उसी सूरत में अभी आप यू आर नॉट सेटल्ड विद योर मेंटल हेल्थ, योर एनवायरमेंटल हेल्थ, आपका भी कुछ भी सेटल नहीं है, एंड यू आर कंसीविंग द आइडिया ऑफ कंसेप्शन, आप प्रेगनेंसी उसके साथ ही लेके आ रहे हैं। तो वो एक्चुअली ये डबल हो जाता है आपका बर्डन कि एक तो आप मेंटली पहले से ही भी एडजस्टेड नहीं है उस एनवायरनमेंट में, और यू नीड टाइम कि आप उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाए उन नए लोगों के साथ, और उसके साथ अगर आपके ऊपर ये वाला बर्डन आ जाए व्हेन यू आर नॉट मेंटली इवन रेडी। डॉक्टर साहिबा ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को इनसे मिल रहा है। मेंटल हेल्थ जो है दैट इज़ वन ऑफ द टॉप ऑफ ऑल हेल्थ। जब हम बात करते हैं तो जब हम इवन प्रेगनेंसी की भी बात करते हैं तो उससे पहले हम ये बात करते हैं कि बीबी या आदमी जो है मेंटली किस तरह के हैं, आर दे रेडी फॉर दिस और नॉट, बिकॉज दिस रेडीनेस इज़ एक्चुअली द प्रिपरेशन। मैडम ने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू हैव द बेबी, और उसका आप सोच ही रहे हैं, तो आपकी रेडीनेस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो जो हर दिन एक मूड स्विंग होना है कि आज जो है मेरा रोने को दिल कर रहा है, आज मेरा किसी से बात करने को भी नहीं दिल कर रहा, आज मेरा बस सोने को ही दिल कर रहा है, या आज मेरा कुछ और डिफरेंट खाने को दिल कर रहा है। दिस इज एवरी डे एंड इट्स गोइंग ऑन। नॉर्मल होता है, इट इज़ नॉर्मल बिकॉज उसकी बॉडी इतने चेंजेस में से गुजर रही है और वो खुद से कुछ नहीं कर रही। इट्स नॉट इन हर हैंड कि वो खुद से, हाँ वो इस चीज़ को मैनेज ज़रूर कर सकती है इफ़ शी कुड लर्न कि अच्छा उसने इन चीज़ों को, या अपने बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स उसके आ रहे हैं। मदर इन लॉज होती हैं वो भी इसी टाइम पीरियड से गुजरी होती हैं, लेकिन आजकल ना बर्दाश्त नहीं आ रही है कि भाई तुम क्यों नाज नखरे उठवा रही हो, हमने तो नहीं किया था, लेकिन वो इस टाइम पीरियड से गुजर चुकी होती हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, लेट मी से समथिंग अबाउट इट कि वो इस टाइम से नहीं गुजरी। ओके, इस टाइम से नहीं वो गुजरी, देयर टाइम वाज इंटायरली डिफरेंट दैन दिस टाइम। ओके, ठीक है, ये टाइम एक अवेयरनेस का टाइम है। ये टाइम हम यहाँ बैठे हुए आपस में ब्रॉडली एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसके अब से कुछ अरसा पहले तक मियाँ बीवी भी बात नहीं कर सकते थे। सो वो दे हैव नॉट लिव्ड व्हाट वी आर लिविंग एट द मोमेंट। तो उनका इन्वायरमेंट जो था ना ये था कि वो सुबह से काम शुरू करती थी, रात को ख़त्म होता था, और रात को भी ये नहीं पता होता था कि उन्होंने हस्बैंड के साथ भी एक कुछ अच्छा टाइम बैठना, या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, आई एम सो सॉरी, उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी कि उनके हस्बैंड के साथ उनका एक अच्छा टाइम गुजरेगा, या वो गुजारें, या वो उनको बाहर खाने की चाहती शायद हो, मगर ये प्रैक्टिस नहीं था, और ना ही ये ट्रेनिंग थी
ना ही उस वक्त बॉलीवुड मूवीज़ में ये दिखाया जाता है। बॉलीवुड मूवीज़ में उस वक्त दिखाया जाता है बहू सुबह काम करती है, शाम तक अपने ससुराल को खुश करती है और उसके बाद जाके अपने कमरे में सो जाती है और जब जिसका दिल करता है आके उठा सकता है उसको। सो दे हैव लिव्ड इंटायरली डिफरेंट लाइफ और सिचुएशंस और एनवायरनमेंट सब कुछ डिफरेंट था। दिस एरा इज़ इंटायरली डिफरेंट। और अब की लड़की की फिर डाइट्स वाली, जैसे डॉक्टर साहिबान ने बात की कि अब हम वो हमारी वो डाइट ही नहीं है, हमारे वो घरों के काम भी नहीं है, हम थोड़े से फिजिकली भी थोड़े से नरम मिजाज हैं बेसिकली, और मेंटली तो हम उनसे उतने टफ नहीं है जितने वो लोग टफ थे। हमारा लेजी हो जाते हैं। हाँ, हमारा मेंटल ग्रोथ भी बड़ा डिफरेंट तरह से हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ये कंपैरिजन ही मुझे लगता है कि सॉरी टू कट यू आउट, डाइट पे हम दोबारा आएंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त अभी एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन और कहाँ से? उबैदुर्रहमान सुलेमानी अब्ताबाद से बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल यह है कि औलाद अल्लाह की तरफ से अता करदा बहुत बड़ी नेमत है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ख़वातीन बेचारियाँ डॉक्टर हज़रात के पास बहुत ज़्यादा रुख करती हैं। जब वो लेडी डॉक्टरों के पास जाती हैं तो वहाँ पर उनको बहुत सारी अद्वियात लिख दी जाती हैं, यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लिख दिए जाते हैं। तो अक्सर मेडिकल स्टोरों पे हमने देखा है वो ख़वातीन इतनी बड़ी लिस्ट होती है कि 4000 5000 की उनकी मेडिसिन बन जाती हैं और 7 इंजेक्शन भी लिखे होते हैं। मेरा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये इतनी ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं और हर एक एंटीबायोटिक क्या इस प्रेगनेंसी में सेफ होता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अल्ट्रासाउंड भी हद से ज़्यादा करवाए जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड से ये नुकसानात होते हैं कि नहीं होते, बच्चे की सेहत पर कितने कुछ असरात पड़ते हैं? और जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर नुदरत क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है एंड आई एम ग्लैड कि किसी ने ये पूछा। पहला सवाल का हिस्सा ये था कि बहुत सारी अद्वियात लिख दी जाती हैं जिनका मिसकैरेज हो चुका होता है। कोई भी मुस्तनद डॉक्टर अगर वो नुस्खा लिखेगा उसमें कोई ऐसी दवा या टीका नहीं होगा जिसका आने वाली प्रेगनेंसी या बच्चे पे कोई मुज़र असर होगा। कोशिश ये की जाती है कि अगर तो हमें कोई कॉज या वजह मालूम हुई थी पिछली मिसकैरेज की, एक मिसकैरेज होना कोई गैर मामूली बात नहीं। इनफैक्ट अगर हम आपको ये बताएं कि जब पहली कंसेप्शन होती है उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 1 in 10 है, और ये हम बात कर रहे हैं 20 से 25 साल की उम्र की ख़वातीन में। और अगर यही उम्र हम आगे बढ़ाकर चलें कि 30 और 35 में क्या है, ये परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। मे बी इट इज़ 3 in every 10 प्रेगनेंसीज, और 40 पे तो 5 in 10 प्रेगनेंसीज। सो पहली कोशिश ये की जाती है जिन ख़वातीन का अगर तो सिर्फ एक मिसकैरेज हुआ है उनकी तशख़ीस के और टेस्ट हैं और दवाइयाँ, उसमें ज़्यादा दवाइयाँ नहीं शामिल होती। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉज मालूम होती है जो काबिल इलाज है और कोई ऐसी वजह जो प्रिवेंटेबल है, उसकी दवाई ज़रूर लिख के दी जाती है। इसमें से कुछ वो वाले टीके होते हैं हार्मोन की शक्ल में जिनकी कमी से मिसकैरेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेस्ट्रॉन है, इसकी गोली अवेलेबल है, अनफॉर्चुनेटली वो महंगी है। अगर क्योंकि उसके लेटेस्ट फॉर्म होंगे माइक्रोनाइज्ड हैं वो उससे भी एक्सपेंसिव होंगे। कभी हम कुछ टीके दे देते हैं उसमें भी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन है, वो भी डिबेटेबल है कि ये लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। ये डिपेंड करेगा आप किस लेवल के डॉक्टर के पास गए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्टैंडर्ड या बिल्कुल हमारी ऑथेंटिक फॉलोड गाइडलाइंस नहीं है। वी टेक देम फ्रॉम आइदर यूके और फ्रॉम अमेरिका। तो हमारी गाइडलाइंस जो नेशनल हैं स्टैब्लिश तो करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी नेशनल पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जाहिरी बात है कि हम उसमें बहुत पीछे हैं दुनिया से। वी ट्राई टू गेन अप विद देम। तो वो वाले अद्वियात और टीके उनकी कीमत, क्योंकि माइंड यू वो दवाइयाँ बाहर से आती हैं, पाकिस्तान में नहीं बन रही वो कुछ दवाइयाँ, जो उनकी कीमत ज़्यादा है। दूसरी ये बात है कि पिछले 3 सालों में सारी अद्वियात की कीमत जो है वो तकरीबन 18% और कुछ की तो 50% देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज। तो कुछ दवाइयाँ बहुत असेंशियल हैं वो तो दी जाएंगी मिसकैरेज की, लेकिन लंबी लिस्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कुछ विटामिन्स होते हैं और कुछ इसी किस्म की प्रोजेस्ट्रॉन की गोलियाँ हैं। दूसरा इनका सवाल था कि अल्ट्रासाउंड अगर बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं उसका क्या हमल पे कोई मुज़िर असर है या नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मिसकैरेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। यूजुअली जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है
तो जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है कि ये दवाइयाँ आपने खानी है। अच्छा देखिए, उसमें जो तो प्रेग्नेंट हो चुकी है और पहली दफ़ा है, जो अलामात हैं, जो प्रॉब्लम है, जैसे नोज़िया वॉमिटिंग है, यस, नोज़िया वॉमिटिंग की कुछ नेचुरल कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो डॉक्टर यकीनन डिस्कस करते हैं। बल्कि मैं तो थोड़ा सा अभी पीछे जाऊंगी, जैसे बात कर रही थी मैडम कि मूड स्विंग्स क्या है। आप लड़कियों को और कपल को और मदर इन लॉ को जो चेंज है, एटलीस्ट हमारी एक मिडिल क्लास में, द मदर इन लॉ, द हस्बैंड अकम्पनीज द वाइफ, ये बहुत अच्छी चेंज है, ये पढ़े लिखे लोगों की चेंज है। और वो बैठ के ये सारी बातें करते हैं। देखिए, यू टेल द गर्ल कि ये मूड स्विंग्स हैं, यू विल कोप विद इट एंड यू कैन, इट इज नॉर्मल। सबसे पहले आप उसे इंश्योर करें और उसे एम्पावर करें। एम्पावर करना बड़ा अच्छा होता है। खतीजा, जैसे अभी डॉक्टर नुसरत ने बात की कि नोज़िया और वॉमिटिंग बहुत होता है, तो किस ट्राइमेस्टर तक ये नोज़िया और वॉमिटिंग रहती है? यूजुअली हमने ऐसा देखा भी और सुना भी है कि कुछ लेडीज़ को थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी पीरियड ये नोज़िया और वॉमिटिंग रहती है। नोज़िया वॉमिटिंग जो है ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। 70 to 80% जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको नोज़िया वॉमिटिंग होता है, ठीक है। और दिस इज़ अ नॉर्मल चेंज ऑफ प्रेगनेंसी। हार्मोन्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जो चेंज लाते हैं जिसकी वजह से नोज़िया वॉमिटिंग होता है। फिल्मों में भी अक्सर हम देखते हैं नोज़िया वॉमिटिंग से डायग्नोसिस भी बन जाता है प्रेगनेंसी का। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग होता है क्योंकि उसमें बीटा HCG हार्मोन होता है, वो लेवल्स उसके हाई होते हैं, एंड दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नोज़िया एंड वॉमिटिंग। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो, थ्रू आउट भी ये रह सकता है। और उसकी वजह खाली हार्मोनल चेंजेस नहीं होती, उसकी वजह डाइट भी होती है, क्योंकि हमारे जो आंतड़ियाँ होती हैं उनकी मोटिलिटी भी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से कम हो जाती है। स्टमक के अंदर खाना ज़्यादा देर रहता है, बदहज़मी का इशू हो जाता है, हार्ट बर्निंग का इशू हो जाता है, वो भी नोज़िया वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो हम ये कहूँ कि जी ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्राइमेस्टर तक मुख्तसर नहीं, लेकिन यूजुअली सबसे डिफिकल्ट ट्राइमेस्टर होता कौन सा है? यूजुअली जब पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लेनी होती है। कहा जाता है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने ये काम नहीं करना, आपने वो नहीं करना, तो क्या प्रिकॉशंस होती हैं उसमें? अच्छा, जहाँ तक सवाल है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चेंज है बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक नॉर्मल चेंज है। कभी भी हम ऐसा नहीं कहते आप ये ना करें, मतलब आप लेट जाएं, प्रेगनेंसी हो गई है। कुछ खवातीन होती हैं और बेड से लग जाती हैं कि भाई हमें कोई बीमारी हो गई है, हालांकि दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जी, ये बहुत, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत पहला सवाल ये होता है जब आजकल खवातीन आती हैं प्रेग्नेंट होके, डॉक्टर साहब मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, मैं कितने कदम चल सकती हूँ, मैं कितनी देर खड़ी हो सकती हूँ, मैं घर का कौन सा काम कर सकती हूँ और कौन सा काम नहीं कर सकती। इस चीज़ को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चेंज है बॉडी के अंदर। हर उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक चेंज है, इसको हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना कहते हैं। अनटिल अनलेस कि कोई ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में ना हो, प्लेसेंटा नीचे है, प्लेसेंटा यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है, कोई और ऐसी कोई इशू नहीं, तब तक आप एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, आप चल भी सकते हैं, आप मॉडरेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी रिकमेंडेशंस देखें तो इवन जो कॉन्टैक्ट एक्सरसाइजेज हैं, जिस तरह की बॉक्सिंग आ जाती है, उसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड में वो हर तरह की एक्सरसाइज अलाउ करते हैं, इवन स्विमिंग भी अलाउ की जाती है। सो स्टेयर्स चढ़ना या चलना फिरने में कोई ममानत नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपका डॉक्टर आपको ये कह दे कि हाँ जी इसमें ये मसला है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई प्लेसेंटा प्रीविया है, कोई ऐसा हमें रिस्क लग रहा है कि जी बहुत ज़्यादा ये एग्जर्ट करेंगे। उसमें भी सीढ़ियाँ चढ़ना इज़ नॉट एन इशू। हमें लग रहा है कि जी पेशेंट के एग्जर्ट करने से प्रेगनेंसी पे कोई इशू आ सकता है, इनको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, इनको टाइम से पहले पेन शुरू हो सकती है, अनटिल अनलेस कोई ऐसी ममानत नहीं है कि अपने डेली एक्टिविटी के जो काम है उनको रोक दिया जाए। अगर फर्स्ट फ्लोर पे कमरा है तो वहाँ तक ना जाया जाए, ये तरह का सच कोई ज़रूरत। जी बिल्कुल। डॉक्टर शबाना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको, वो इनिशियल स्टेजेस में होती है, तो उसको स्टार्ट में ही किस किस्म के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में किस तरह की चेंजेस लानी चाहिए कि वो अपनी इस जर्नी को ईजी और मैनेजेबल वे में लेकर चल सके? एब्सोल्युटली, अभी जो डॉक्टर साहब बता रही थी ना कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नॉर्मल चीज है। सबसे पहले नॉर्मल लोग जो हैं, एक हेल्दी लोग ही प्रेग्नेंट हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है, जब जिस तरह से उन्होंने अभी ये भी कहा कि नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं, मेरे पास लोग आते हैं पूछते हैं जी कैन वी हैव लाइक अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात कर सकते हैं कि नहीं, वो भी इवन कर सकते हैं। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर रही थी, हम हील पहन सकते हैं कि नहीं।
मैं हमेशा कहती हूँ कि हील चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं, यहाँ पे पार्टीज पे जाना होता है, तो उसमें गिरने का खतरा नहीं है ना, क्योंकि उसका अंडरलाइन आप देखें कि अगर आप कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, अगर कहीं आपको चोट लगने का खतरा नहीं है, आप पहले भाग रहे थे बहुत ज्यादा, मैराथन रनर है, और उसके बाद जो है आप अपनी एक्टिविटी थोड़ी कम कर लेते हैं, विच इज फाइन, लेकिन अगर आपने जिंदगी में पहले कोई कुछ किया ही नहीं और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आप कहते हैं मैंने स्पोर्ट्स में करना है, मैंने जिम ज्वाइन करना है, तो फिर उसमें गिरने का खतरा, ये ट्रेडमिल पे भागते हुए अगर आपको ट्रिपिंग का खतरा नहीं है, आप एक अच्छे तरीके से, आपको पता है कि व्हाट यू आर डूइंग, इवन वेट लिफ्टिंग भी आपको पता है कि कौन से मसल को कैसे करना है, कोई खिंच ना पड़ जाए, कोई स्पैज़म ना पड़ जाए, तो यू आर अलाउड टू डू दैट। और अब अगर आप देखेंगे जी, वो आते हैं आपके पास, तो उसके अंदर सबसे पहले वेट मैनेजमेंट, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी वेट जितना आपका होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फॉलोइंग आपके व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट आपको ब्लड प्रेशर इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, या अगर आपको पहले ही से डायबिटीज का चक्कर है, तो उसको जो है अगर वेट को मैनेज कर लेंगे तो आपके पास ज्यादा रूम एंड लग्जरी भी होगा, उसके साथ आपकी मोबिलिटी जो होगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सारे, आपकी एक हेल्थी प्रेगनेंसी गुजरेगी, तो एंड रिजल्ट भी आपका, क्योंकि आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए स्पेशली, और हम तो यहाँ पे अमेरिका में बहुत ज्यादा इस चीज को कंडोन भी करते हैं, और मेरे ख्याल वहां पे भी करते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है तो एंड में आपका हेल्दी रिजल्ट नॉर्मल डिलीवरी अगर आ जाता है तो ग्रेट, अनलेस एंड अनटिल के वहां पे कोई मेडिकल इंडिकेशन है जो डॉक्टर बता देता है कि कोई इश्यू चल रहा है कि हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। आपने अपने वेट को मैनेज करना है, अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करना है, अपने हाइड्रेशन के ऊपर काम करना है, अपनी मोबिलिटी, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, और सपोर्ट सिस्टम आपका जबरदस्त होना चाहिए। अगर आपके फैमिली और आपके साथ रहने वाले और वो सपोर्ट नहीं दे रहे, तो आपने खुद से माइंडफुलनेस के साथ अपने ऊपर, अपनी बॉडी, अपनी इमोशनल वेलबींग के ऊपर काम करना है, तो ये पूरा एक पैकेज हो जाएगा। और जो उन्होंने पहले सप्लीमेंट्स कहे थे, दैट्स अ मस्ट, कि फॉलिक एसिड वगैरह, थायराइड ना हो, डायबिटीज ना हो, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी से पहले आपको चेक करनी पड़ेंगी। सो अ डॉक्टर्स विजिट with couple, with your husband, with good support system is must. Yes. नयाब की तरफ आते हैं। नयाब, मैं आपसे पूछूं तो जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो यूजुअली अब हर किसी का लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर सकें प्रेगनेंसी के एक्सपेंसेस, तो आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, वो आपको आके ख़वातीन बताएं कि हम ये लाइफस्टाइल नहीं अपना सकते, हम इतने एक्सपेंस अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको कैसे डील करती हैं, क्या गाइड करती हैं? देखिए, ऑफ कोर्स जो भी हर चीज़ जो है वो आपकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उससे लिंक्ड है। सो आई बिलीव कि जहाँ पर भी हम बात करते हैं, हम सोशल क्लास को इसमें से निकाल नहीं सकते। अभी इवन जो हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारी जो बातें हम कर रहे हैं वो बहुत एक अर्बनाइज्ड मिडिल और अपर क्लास सेटिंग की हम बातें कर रहे हैं, जहाँ पर लोग इवन अफोर्ड कर सकते हैं ना सिर्फ डॉक्टर्स के विज़िट्स, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि ऐसी जगहों की भी हमें बात करनी चाहिए कि जहाँ पर डॉक्टर तक पहुँचना, उसकी जो एक लॉजिस्टिकल जो पूरा एक ट्रॉमा है, जिसमें ना सिर्फ पैसे हैं लेकिन कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है उन तक पहुँचने का, डॉक्टर्स डिस्पर्स्ड हैं, स्कैटर्ड हैं, डॉक्टर्स की मेडिकल हेल्थ की उतनी कवरेज नहीं है, तो ऑब्वियसली आई बिलीव कि सारा कुछ जो है वो इंटरलिंक्ड है आपकी जो सिचुएशन है उससे। और ये चीज़ जो है वो आई गेस ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है अक्सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, कि जहाँ जहाँ माशी बदहाली होती है वो डिसप्रोपोर्शनेटली उन ग्रुप्स को अफेक्ट करती है जो वल्नरेबल या कमज़ोर होते हैं या जिनकी कोई स्पेशल नीड होती है। Of course, like many people mentioned, yes, pregnancy is a normal evolutionary process, लेकिन at the same time it does have certain specific requirements. ये भी हमें we can't divorce these two issues. तो इस वजह से अगर कोई ऐसी ख़वातीन होती हैं तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हर तबके के अंदर हमें ये चीज़ नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि अगर वो इस चीज़ से नर्वस हैं या परेशान हैं, या उनका जिस तरह हमने बात की कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है या कोई ऐसी एडिशनल डिज़ायर्स पैदा हो रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। दे आर नॉट ईवल विमेन फॉर थिंकिंग कि उनके घर में उनका ख्याल रखा जाए, कि उनको किसी भी किस्म की जो जिस फिज़ियोलॉजिकल और फिज़िकल चेंजेस से वो गुज़र रही हैं, हमें हर तबके के अंदर ये चीज़ नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत। देखें, जो
दवाइयाँ हैं या डॉक्टर्स विजिट्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं, ये तो पैसे से आती हैं ना, लेकिन जो प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो किसी तबके की इनमें पाबंदी नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी खातून आएगी कि जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, वो वसाइल नहीं है कि वो इनक्रेडिबल मेडिकल अटेंशन उनको मिले, तो एटलीस्ट ये ज़रूर हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम अपने घर के अंदर अगर आप ये मतलब अगर वो एक्स्ट्रा केयर चाहती हैं, अगर वो ये कहें कि अब उनसे 5 घंटे घर के काम की बजाय 2.5 घंटे काम होता है, तो दैट्स ओके, दैट इज़ नॉर्मल, इट शुड बी अलाउड। उनके घर के अंदर आज हमने सपोर्ट सिस्टम की बहुत बात की। देखिए सपोर्ट सिस्टम पे तो पैसे नहीं लगते ना, वो तो तबके से आज़ाद है इन अ वे। तो हमें ये चीज़ नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि ये एक चीज़ जिससे कोई गुज़र रहा है, ये एक बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट और एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है किसी की ज़िंदगी में, और इसके साथ साथ जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आपने एक बात की कि जो ख़वातीन पिछली जनरेशन की होती हैं एट्सेट्रा, वो अक्सर ये बातें करती हैं कि हमने तो ये कर लिया, तो हमने तो वो कर लिया। आई बिलीव कि हमें ये चीज़ भी नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि माशरा मतलब दी ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज। तो माशरा जो है वो हर वक्त चेंज और एवोल्यूशन से गुज़रता है। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह का और वाकई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी उन ख़वातीन को जो 6 बच्चे कर रही थी, घर के काम भी कर रही थी, सोशल प्रेशर से भी डील कर रही थी। बट जस्ट बिकॉज आपके साथ ये हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आज जब हमारे पास अवेयरनेस है, ज़िंदगी चेंज हो गई है, दुनिया चेंज हो गई है, मैं नहीं समझती कि किसी को गिल्ट करने की ज़रूरत है इस चीज़ पे कि अगर मैंने ट्रॉमा सहा तो तुमने भी वही ट्रॉमा सहना है। So, ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, हम एडवांस हो गए हैं। तो ताहिरा एक बात करना जी जी आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। देखिए जो है ना, सोसाइटी ऑलवेज इट हैज़ बीन एंड अप टू नाउ इट इज़ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, द पावर लाइज विद द मेल, अभी भी है। लेकिन देखें वो जो कॉन्सेप्ट है ना जेंटलमैन, आई एम अ जेंटलमैन, आई विल टेक केयर ऑफ माई वाइफ एंड माई फैमिली, इट इज़ विद इन द हार्ट ऑफ अ मैन। वो XY क्रोमोसोम है। अगर XX में मदरहुड है ना, कि वो माँ कुछ भी कर लेगी, अपने बच्चे बचाएगी, तो वो जो एक गुड मैन है ना, जेंटलमैन, वो करेगा। दोज वुमेन दे हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, दे वर ग्रेट वुमेन, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। सो दिस इज वन एवोल्यूशन, नंबर 1। सो वेल सेड। दूसरी जो बात है, हम बात कर रहे थे हमारी पुअर या नॉट वेल टू डू ख़वातीन की। वी शुड नॉट फॉरगेट कि जो हुकूमत ने ढेर सारे सरकारी अस्पताल बनाए हुए, यहाँ पर पूरी सपोर्ट है। हमारे 4 यूनिट्स हैं गायने के, हमारे पास बहुत रेफरल्स आते हैं। वो उन औरतों को हम भूले नहीं हैं, वो ही सही औरतें जिनकी हमने मदद की। ये हमारी प्रोफाइल एक्सेस है कि हम उन्हें उस स्टेज पे ना जाने दें जहाँ पे बहुत मिजरी आ जाए। जो हम सब बैठ के यहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब प्रोग्राम के नाम की मुनासबत से, मेरी सहेली, वी हैव नॉट फॉरगॉटन दोज वुमेन। तो वो कैंप्स भी होते हैं, डोंट फॉरगेट कि अब मेडिसन ऑन व्हील्स भी है, फ्री मेडिसन है। मतलब जस्ट टेल मी दुनिया के कितने ममालिक हैं जहाँ पर फ्री मेडिसन है। वी एज डॉक्टर्स, वी एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, वी आर टेलिंग यू इतना बुरा हेल्थ सिस्टम नहीं है, प्लीज़, राइट। लेकिन हम उन तक पहुँच जाएं, हमने बड़ी कोशिश, ये कॉन्ट्रासेप्शन भी डोर तक गई हुई है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इनके पर भी कभी एक प्रोग्राम करें, हम आपको वो स्टेप्स बताते हैं जहाँ पर उनको। सॉरी टू कट यू आउट, एक कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी जी फाइका बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और 3rd ट्राइमेस्टर मेरा चल रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो, तो उसके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेज कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए और मुझे ऑपरेट की तरफ ना जाना पड़े। जी जी ताहिरा, क्या कहेंगी आप? अब मैं इनके सवाल को मैं नायाब ने एक बात की थी उससे कनेक्ट करूँगी कि नर्वसनेस, कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो डिलीवरी टाइम तक इतनी नर्वसनेस होती है, उनमें इतना स्ट्रेस होता है कि डिलीवरी C-सेक्शन तक पहुंच जाती है। तो इतना उस टाइम पे स्ट्रेस होता है, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करें? अभी इनका कॉलर का क्वेश्चन भी यही था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली, क्योंकि जैसे हमने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली स्ट्रेस को एलिवेट कर रहे हैं। एक तो इंसान की अपनी इंटरनल स्टेट है ना, कि वो गुजर इन चीज़ों में से रही है, तो उसकी बॉडी भी इसी तरह की डिस्टर्ब्ड ही है अभी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा उसका एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट तो शायद उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एक दफ़ा कह सकती है ना, यार आई एम गोइंग थ्रू दिस, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या वो अपनी सास को रिक्वेस्ट कर सकती है कि अच्छा मैं 2 घंटे मुझे रेस्ट कर लेने दें, तो वो कर देंगी तो बड़ी मेहरबानी है, वो नहीं करेंगी तो शी हैज़ टू डू, वो उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो एनवायरनमेंट उसके कंट्रोल में उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, उसके रूम का एनवायरनमेंट उसके कंट्रोल में ज़रूर है। उस रूम के एनवायरनमेंट को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने लिए अपने मूड के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपने उस रूम के एनवायरनमेंट को, ताकि जब आप अपने रूम में एंटर हो ना, तो आप उसको देख के खुश हो जाएं। आपका स्ट्रेस जो है जब आप अपने रूम में जाते हैं तो वो वैसे ही थोड़ा सा एलिमिनेट हो जाता है। नीचे यू फील सेफ कि अच्छा ये मेरा कमरा, अब यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से टांगे ऊपर करके बैठूँ, नीचे ज़मीन पे बैठूँ, जैसे मैं अपने कमरे में ऐसे बैठ सकती हूँ। तो वो जो रूम है आप उसको सबसे पहले अपने माइंड के हिसाब से, कुछ कलर्स जिस तरह से होते हैं, जैसे ग्रीन कलर कंफर्ट लेवल होता है। ग्रीन कलर आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट देता है। जो ओशन ब्लू कलर होता है वो आपको बहुत एक सूदिंग आपके नर्व्स के ऊपर जो है वो रखता है। अगर आपको फ्रेगरेंसेस, यूजुअली तो प्रेगनेंसी में फ्रेगरेंसेस बहुत ही जहर लग रही होती हैं लोगों को, थर्ड तक ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपको ना, आपके साथ ऐसा कोई चैलेंज ना हो जो फ्रेगरेंसेस के अराउंड हो, तो कोई अच्छी जो आपके जैसे वनीला एक ऐसा एसेंस है जो कि आपके स्ट्रेस को एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करता है, वो आप अपने कमरे में रख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं, डीप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन हेल्प्स यू थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। ये मैं जितनी भी फीमेल्स मेरे पास आती हैं इस चीज़ के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, तो आई टेल देम कि प्लीज़ आप बाहर का एनवायरनमेंट नहीं बदल सकते, अपने कमरे का एनवायरनमेंट बदलिए और अपने अंदर का एनवायरनमेंट आप बदलने की कोशिश करें, जो कि आपके हाथ में है। मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग, जब सांस कोई काम कह रही हो या आप खुद अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ सबके सामने बैठी हुई, नाक से लंबा गहरा सांस खींच के मुंह से आहिस्ता आहिस्ता 4 से 5 मरतबा आप निकालेंगी। आपकी बॉडी स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं होगी, मगर आपके कंट्रोल में वापस आना शुरू हो जाएगी। ट्राई टू डू दैट। रोज़ाना मेडिटेट कीजिए। अपने कॉमेडी वाली चीज़ें जो ख़ास तौर पे जो आपको हंसा सकें, उस तरह का कंटेंट अपने मोबाइल के ऊपर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉमेडी आपका एक स्ट्रेस रिलीवर होता है। ये मैं अभी यहाँ पे जितनी फीमेल्स हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको बताना चाहूँगी कि हंसना, अक्सर हम प्रेगनेंसी में हंसना भूल जाते हैं, क्योंकि हर वक्त हमें अजीब सी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। तो हंसना इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप रोज़ाना चाहे आप फेक करके 5 मिनट के लिए लाफ्टर थेरेपी कर लें, तो आपका स्ट्रेस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स जो हैं आपको हेल्प कर सकते हैं। खदीजा, आप क्या गाइड करेंगी हमारे कॉलर को, किस तरह से वो अपने बॉडी को प्रिपेयर करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए? क्या एक्सरसाइजेस, क्या डाइट फॉलो करें? जो क्वेश्चन है ये काफ़ी हिट क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है जब प्रेगनेंसी शुरू होती है और पेशेंट हमारे पास आता है, पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या करूं मैं ऐसा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो खैर वैसे तो माशाल्लाह सब इतने सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया मुख्तलिफ क्वेश्चन के साथ, लेकिन उन्हीं बातों को थोड़ा शॉर्ट करके रिपीट कर देती हूँ। प्री प्रेगनेंसी केयर, यानी कि ये टाइम, ये इस चीज़ का जवाब शुरू होता है प्रेगनेंसी होने से पहले। डॉक्टर के पास आएँ, कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करें। अपने BMI को यानी वेट को कंट्रोल करें। अच्छे BMI पे अपनी प्रेगनेंसी को लाएं। फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें एंड अपनी डाइट को फोकस करें। कोई मेडिसिन और ये स्मोकिंग वगैरह को रोकें। ये तमाम चीज़ें प्री प्रेगनेंसी एरा में। फिर प्रेगनेंसी के अंदर जैसे हमने बात की कि आपने भी मुझे कहा कि जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो बेड के साथ, नो नो नो, बिग नो। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे और थोड़ा सा एडिशनल अपनी एक्सरसाइज। इस तरह से भी कहते हैं ना कि घी ज़्यादा खाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो क्या दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एक्चुअली। क्योंकि जैसे ही 9वां महीना शुरू होता है तो अब मैं देसी घी खा लूँ दूध के अंदर, उससे होता क्या है कास्टर ऑयल या देसी घी से कि सिर्फ वो ना हल्की हल्की पेन्स होती हैं, पेट ख़राब हो जाता है। और वो पेन्स इतनी अच्छी नहीं होती जो इस तरह की फॉल्स लेबर पेन्स होती हैं या लाइट पेन्स होती हैं, और उससे सिर्फ बच्चे का पखाना निकल जाता है। आई डोंट नो लेबर में कितना जाते हैं, शायद कुछ चले भी जाते होंगे परसेंटेज, बट आई डोंट थिंक इट्स अ बिग परसेंटेज। लेकिन अच्छी बात है, खतीजा ने भी की, आपने भी की। और इसमें देखें 3rd ट्राइमेस्टर में मोर एक्टिविटी, जैसे सब कह रहे हैं, स्टार्ट वॉकिंग, बिल्ट अप स्टेमिना। तो जिन बच्ची ने ये सवाल किया, ये इतनी वॉक से शुरू करें, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो जब नहीं करते पहले आप स्टेमिना बिल्ड करें, ये वॉक करें, 10-10 मिनट की वॉक कई मरतबा करें।
इवन आप रूम में स्पॉट वॉकिंग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ Yes. खवातीन का बीपी थ्रू आउट फ्लक्चुएट करता है, तो वो उसको कैसे मेंटेन करें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, फ्लक्चुएट में अगर तो वो लोअर साइड पे, इट्स अ ब्लेसिंग। पहले भी थिंक कि वो कहती हैं जी मेरा बीपी तो 90/50 हो गया, तो एम आई गोइंग टू लाइक से फेंट और कोलैप्स? द आंसर इज नो। ये बहुत प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है प्रेगनेंसी का, ब्लड प्रेशर ऑन अ लोअर साइड। हाउएवर हाइपरटेंशन अगर आपका ऊपर सिस्टोलिक 140/90 है, ये अलार्म है आपके लिए। इसमें आप डॉक्टर को विजिट करें, घर में बैठ के ठंडा पानी या उसको नीचे लाने की कोशिश ना करें। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ख़ास करके अगर 5वें महीने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये ख़तरनाक अलामत है। तो यहाँ पर माँ के पे झटके लगे, एक्लैम्सिया हो सकता है, हर ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है और बेबी कैन डाई। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि आप सरकारी अस्पताल में भी जाएं, ये DHQ और THQ उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है, ये मुआयना करें। तो चलना बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे मुल्क में एंटीनेटल क्लासेस हम सिर्फ पढ़े लिखे तबकों के लिए कर सकते हैं। जो फील्ड्स में काम करती हैं उनके लिए वही एक्सरसाइज है। दैट इज़ वाई दे डिलीवर मोर वेजाइनली और नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन प्लीज़ ना भूलिए कि बच्चे की जो ज़िंदगी है, नॉर्मल डिलीवरी विद अ हैंडीकैप बेबी और अ नॉर्मल डिलीवरी विद अ डेड बेबी, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर जो खवातीन एक सिर्फ होती हैं, ऐड करूँगी, देखिए सिजेरियन सेक्शन पे ये कहना कि पाकिस्तान में इसका रेट बढ़ गया, ये ग्लोबली बढ़ गया। उसकी वजह अगेन अवेयरनेस है। हम नहीं चाहते कि हम किसी मदर को कॉम्प्रोमाइज़ करें, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो। हम नहीं चाहते कि बच्चों को हम किसी ब्रेन डिफेक्ट या मेंटल रिटार्डेशन के साथ पैदा करें। पूरी दुनिया में इसलिए सिजेरियन का रेट बढ़ गया। इट्स नॉट कि कोई उसमें लालच है, इसमें ये कुछ ऐसा नहीं है। अब जिस तरह की हमारी सारी लेकिन बाहर टेक्नोलॉजी तो है, डॉक्टर्स को क्वेश्चन किया जाता है कि अगर उन्होंने सिजेरियन किया तो उनकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती है। इंक्वायरी नहीं होती बेटा, ऑडिट होता है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्लिनिकल ऑडिट्स हैं और क्लिनिकल ऑडिट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। इट्स नॉट रेप्रिमांडिंग और कोई इंक्वायरी। डॉक्टर शिवाना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये कहना जरूर पसंद करूंगी क्योंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग हियर फॉर मोर देन 20 इयर्स। तो हमारा जो हॉस्पिटल, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी इतनी ज्यादा हायरार्की है इधर। हालांकि मैं एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर हूँ और पहले उससे मैंने बहुत बड़ी प्रैक्टिस ज्वाइन की हुई थी। तो आप जो है ना, यहाँ पे आपके मॉनिटर्स चल रहे होते हैं नॉन स्टॉप, मदर के ऊपर भी, और वो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वहां का जो डॉक्टर है काम सही कर रहा है। लेकिन अगर आपको नॉन स्टॉप मॉनिटरिंग नहीं हो रही, अगर मैं इस वक्त घर में भी बैठी हुई हूँ ना, तो मेरे इस वक्त 2 पेशेंट लेबर में हैं, तो मैं नॉन स्टॉप उसकी हार्ट बीट भी चेक कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। हमारे ऊपर नर्सेज का जो होता है ना, दबाव बहुत ज्यादा होता है। हमारे जो नर्सेज हैं, एक्चुअली हम कहते हैं ना डॉक्टर, हमारे डॉक्टर्स बाद में आते हैं, नर्सेज वहां पे बिल्कुल हायरार्की होती है और इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है कि मुझे अगर 5 मिनट के अंदर कॉल आई है ना, और मैं 5 मिनट के अंदर, आई कैन नॉट बी फार फ्रॉम माई हॉस्पिटल, मुझे विद इन 5 to 7 मिनट्स के अंदर हॉस्पिटल के अंदर होना होगा। और वो डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि डॉक्टर मुफ्ती को इस टाइम पे बुलाया था, वो इस टाइम पे नहीं आई। लिटिजिनस जो है ये एक पूरी सोसाइटी है। और हमारा जो जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, सी सेक्शन रेट इज ओनली 20%। 80% जो है वो नॉर्मल डिलीवरी है। वहां पे बॉल्स रखे होते हैं कमरे के अंदर, थ्रू आउट 2-2, 3-3 दिन भी अगर लेबर में रही हैं तो नर्सेज उनके साथ 1-on-1 होती हैं। ये बात हो रही है रिसोर्सेज की। अब यही चीज अगर आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ले जाएंगे, जहाँ पे डॉक्टर ने देखना है कि वहाँ की नर्स जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है जितनी कि वहाँ का डॉक्टर का है, या वहाँ पे एक नॉन स्टॉप मॉनिटर नहीं लगा हुआ, और वहाँ पे आपके बच्चे ने पेट के अंदर पूप कर दिया और बाद में वो एक सेरिब्रल पाल्सी या एक डिफेक्ट के साथ पैदा हो गया, तो फिर रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया ना। तो आपके हैंड थोड़े से टाइट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग। उसके बाद एक सोशल समाजी ये भी आ जाता है कि हर उंगली बराबर नहीं होती। जैसे डॉक्टर बहुत माशाल्लाह ज़हीन फतीन, जो को पता है कि हमने एंड तक कोशिश करनी है। बुराई हर जगह होती है, लेकिन कुछ जगहों पे ये हो जाता है, जो कि क्योंकि मैं जाती हूँ, गाँव में भी जाती हूँ, पाकिस्तान में कई जगहों पे जाती हूँ, फ्री वर्क भी करती हूँ, कभी कभी वहां पे सी सेक्शन की तरफ ज्यादा रुझान भी हो जाता है और एक मिसट्रस्ट है।
वहाँ पे एक डॉक्टर और पेशेंट के अंदर, वो कहेगा जी हमारा डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन करना चाहता है क्योंकि वहाँ पे सी सेक्शन का रेट ज्यादा है, 2 लाख है या 3 लाख रुपीस है। हमारे यहाँ पे ये है कि आप सी सेक्शन करो या नॉर्मल डिलीवरी करो, सबसे पहले तो राइट अप हो जाता है कि क्यों किया है, दूसरा रेट कोई नहीं है, आपने चाहे नॉर्मल करो 6 दिन गुजारो या 4 दिन गुजारो, पैसे आपको उतने ही मिलने हैं। तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये फैक्टर्स काउंट करते हैं इनटू द एंड रिजल्ट। मैं उनके साथ एग्री कर रही हूँ कि अगर सॉरी डॉक्टर शबाना, मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन बच्चा यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी, वालेकुम कॉलर कहाँ से? जी, मैं निम्रा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी निम्रा, क्या सवाल है आपका? मेरा एक सिंपल सा ये क्वेश्चन था, मुझे बड़ी परेशानी है इस चीज़ की कि मेरे 2 मिसकैरेज हो चुके हैं ऑलरेडी, और मैं और मेरा हस्बैंड जो है ना, हम पिछले 1 साल से दोबारा कंसीव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ उस तरह से बन नहीं पा रहा। तो मैं ऐसा क्या करूं, या हम लोग ऐसी मतलब क्या चीज़ें करें कि दोबारा कंसीव कर सकूं? जी जी डॉक्टर ताहिरा। मेरे ख्याल में मुझसे हाँ, ज़्यादा ये बेहतर medical जवाब ये question देंगे। है। हाँ, खदीजा, डॉक्टर खदीजा आप बता दें। जी, जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी 2 मिसकैरेजेस हो चुकी हैं, तो शी शुड इमीडिएटली कंसल्ट सम डॉक्टर, किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगेन हम इसको 2 या 3 जब कंसेक्टिव मिसकैरेजेस हो जाएं तो हम इसको रिकरेंट मिसकैरेजेस के ज़िम्मे में ले आते हैं, और 100 में से 1 या 2 कपल्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इनकी हिस्ट्री लेंगे, अगेन एग्जामिन इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। इसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। कई दफ़ा कुछ जेनेटिक्स ऐसी आ रही होती हैं, बच्चा सही तौर पे नहीं बन पाता, उसके अंदर मारूसियात में प्रॉब्लम आ रही होती है और अबॉर्ट कर जाता है। उसके अलावा भी इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक वजह ये होती है जिसको कई दफ़ा बॉडी में फ़ीमेल की ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो प्रेगनेंसी को आगे चलने नहीं देती, जिसको कि आम जुबान में ये भी कहा जाता है खून गाढ़ा हो गया, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। अगर पेशेंट के अंदर शुगर का मसला है जो कि अनडायग्नोज जा रहा है, थायराइड्स उसके ख़राब हैं, वो अनडायग्नोज जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, कुछ इन्फेक्शंस हैं जो अनडायग्नोज जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं मिसकैरेज के होने को। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये एक अच्छे मॉलेज के पास जाएं, वो इनकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो उनको डायग्नोज लेकिन किया जा आमतौर पर सकता है। खवातीन जो हैं वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय सेल्फ दम मेडिकेशन। दरूद पे लग जाते हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखें जी, दम दरूद से मिसकैरेजेस होने से वैसे ही दुआ करना ठीक है, दुआ इस वेरी को बरहक है, दुआ करें, इंशाल्लाह उनको ज़रूर प्रेगनेंसी होगी, अचीव करेंगी, लेकिन दम दरूद करने से मिसकैरेजेस होनी नहीं रुक सकती। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि 20 to 25% केसेस में कोई वजह नहीं होता है, हम साइंस उस तक पहुँच ही नहीं सके कि इसकी वजह क्या है। लेकिन अगर ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली उनके टेस्ट होंगे, उनको डायग्नोज किया जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है, जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो की जाएगी। अब तो इतनी तरक्की हो चुकी है कि अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या जेनेटिक्स का रीज़न आ रहा है, तो एक चीज़ होती है प्री नेटल जेनेटिक टेस्टिंग, वो भी कर ली जाती है IVF के प्रोसीजर के साथ, और देख लिया जाता है कि जो एम्ब्रियो बना है वो सही है या नहीं। इस तरह से उसको भी रोका जा सकता है, शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, खून गाढ़ा होने के मसले यानी एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के मसले को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छी एक सेफ प्रेगनेंसी भी अचीव हो सकती है। और मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगी कि ये सब कुछ करने के साथ साथ अपने स्ट्रेस को ज़रूर मैनेज करें। इट्स ओके, मिसकैरेजेस ऑफ कोर्स इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप खुद भी एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं। वो जो कॉन्शियसनेस है ना आपकी, कि वो इस दफ़ा एवरी वो जो हमारा टाइम होता है कंसेप्शन का जब हो रहा होता है, तो वो टाइम इतना स्ट्रेसफुल हस्बैंड और वाइफ के लिए होता है कि वो जो कंसीव करना होता है ना, एक्चुअली जब जो सेक्सुअल एक्टिविटी है अगर ये अंडर स्ट्रेस परफॉर्म करेगी, और आपका लेट्स से अगर आप कंसीव भी करते हैं तो आपका स्पर्म स्ट्रेस स्पर्म है जो आपकी फीमेल की बॉडी में भी जा रहा है, और फीमेल की बॉडी भी रिलैक्स नहीं है, वहाँ पे भी सब स्ट्रेस ही चल रहा है। तो उसके सूरत हाल में हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो बड़ा कोई हेल्दी और वो इस तरह। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस के आपका काम क्या है इसमें। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप एक कोशिश कर सकें विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, और ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज आपके पास हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक मैं ये बात ऐड करूंगी, इस बेटी के लिए जिन्होंने कॉल की, इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं टू एंड अप इन अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। सो फिर वही वाली बात, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, गुड न्यूट्रिशन एंड कीप ऑन ट्राइंग। ज़रूर मिलें ये किसी डॉक्टर से, इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इनको हेल्दी प्रेगनेंसी मिलेंगी। एक लफ्ज़ हम कहते हैं TLC, टेंडर लविंग केयर। देयर आर सो मैनी कॉजेज जहाँ पर हम कुछ नहीं करते, फिर भी 60% चांसेस हैं
कि शी कैन हैव इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल इंशाल्लाह। प्रेगनेंसी। डॉक्टर शबाना, मैं आपसे पूछूं तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से कैसे खवातीन बच सकती हैं? क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं वो हवाले से? कैसे डील करें? बात वहीं से स्टार्ट हो रही है कि आपका प्री कंसेप्शन हालात कैसे थे और फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके हालात कैसे थे। इट कम्स डाउन टू द सपोर्ट सिस्टम, जिस तरह डॉक्टर और दूसरी बात कर रहे थे कि स्ट्रेस नहीं होगा ना तो आपका वैसे ही और सपोर्ट सिस्टम बड़ा जबरदस्त होगा तो काफी हद तक जो है आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी रहेगी और लेस चांसेस। एक होते हैं जब आपका बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद फर्स्ट 2 वीक्स में पोस्टमार्टम ब्लूज होते हैं, वो ज्यादातर नॉर्मल होते हैं, 80% प्रेगनेंसी में हो जाते हैं। आपका दिल नहीं करता, थोड़ा थोड़ा टेयरफुल होते हैं, रोते धोते हैं आपका बॉडी मॉडिफिकेशन हुई होता है, अपना इमेज जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं हाय मेरा वजन इतना ज्यादा हो गया। आपको अपने बारे में जो थोड़ी सी इस तरह से फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं डिप्रेसिव किस्म की, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं होता, इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस। आप खा भी रहे होते हैं, आप बच्चे का भी ख्याल रख रहे होते हैं, उसमें इतना बड़ा मसला कोई नहीं है। यू जस्ट नीड अ गुड सपोर्ट सिस्टम। सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपका मियाँ अगर आपका सपोर्टिव है, आपके साथ हाथ बटा रहा है, आपको नींद चाहिए, भाई आपने बच्चा पैदा किया है, आप यू बिकम लाइक अ काउ। आपको पता है ब्रेस्ट फीडिंग कितनी डिफिकल्ट काम है और उसमें ये है कि जब आप ब्रेस्ट मिल्क ले रहे होते हो हर 2 घंटे बाद, बच्चे का इतना छोटा सा स्टमक है, आपको कोलेस्ट्रॉल के बाद आपने 2-3 दिन लगते हैं आपको मिल्क आने में, उसमें आपको नींद नहीं आ रही हर मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि भाई यहाँ पे पता चलता है कि कौन है आपके साथ खड़ा हुआ है। यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प। आपके आसपास वाले लोगों को आपकी मदद करनी चाहिए। अगर ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास है, तो मिल्क को बॉटल में डाल के उनको दे दो, भाई मुझे 4-5 घंटे प्लीज एट अ स्ट्रेच सोने दें, हर 2 घंटे बाद उठा देंगे। पहले तो आपका जो है डिपेंड करता है रिकवरी कैसी चल रही है, आपको अगर सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल हुई है, दोनों तरफ पेन होती है, पेन के साथ साथ ऊपर से आपने दूध पिलाना है, इतना स्ट्रेस है आपके ऊपर। तो सपोर्ट सिस्टम पोस्टमार्टम ब्लूज के लिए 2 हफ्ते के बाद आपको वैसी अच्छी फीलिंग होना शुरू हो जाती है, आपके काफी सिस्टम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद भी अगर आपको ये फीलिंग रहे ना, आपको डिप्रेशन वाली फीलिंग्स, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, आपका एपेटाइट या तो बहुत ज्यादा हो गया, ये पाकिस्तान में तो यहाँ पर हमारे लिए ना एक ब्लेसिंग है कि फैमिली सपोर्ट बहुत होता है। यूजुअली एक्सेप्शनल केसेस होते हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट होता है। अच्छा, जी जी, फैमिली सपोर्ट अभी तो फैमिली ने दिखाना है, फैमिली को अब दिखाना चाहिए कि यस हमारा सिस्टम अच्छा है। अगर वो इस तरह से साथ खड़े हैं, मदद कर रहे हैं तो ग्रेट, अगर नहीं कर रहे तो फिर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फिर क्या फायदा जब आपको मदद की जरूरत है, जब आपको चाहिए सपोर्ट सिस्टम, आपकी सास को, आपकी माँ को, आपके हस्बैंड को, आपकी नंदों को वहां पे होना चाहिए। अब प्रूव करें कि यू आर देयर फॉर हर। अगर 2 हफ्ते के बाद ये सारे सिम्टम्स रहे और आप अपने बच्चे का भी नहीं ख्याल रख रहे ना, इसका मतलब वो डिप्रेशन बनता जा रहा है और फिर डिप्रेशन में डॉक्टर शबाना अभी आप बात कर रही हैं डिलीवरी के बाद वाले पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, जो मिसकैरेज के बाद डिप्रेशन होता है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? अच्छा सॉरी, मैं समझी आप डिलीवरी के बाद की। देखिए मिसकैरेज के बाद भी जो है आपके हार्मोन्स तो वही थे ना जो आपके विड्रॉल हुए और उसके बाद आपको ये स्टार्ट हो गया है, तो आपको वही सपोर्ट सिस्टम चाहिए और उसके बाद वही चीजें जो है आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस फैक्टर को कम करना पड़ेगा। जिस तरह से वो कितनी अच्छी खूबसूरत बात कर रही थी कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर एनवायरनमेंट बट यू कैन कंट्रोल द इनसाइड एनवायरनमेंट। अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकली तो आपको वही सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ब्लूज भी उस तरह ही होंगे और अगर आपने बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो डिप्रेशन में जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। आपको अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आपको थेरेपिस्ट की, आपको साइकियाट्रिस्ट की, वैसे साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं ना वो यूजुअली मेडिसिन पे डाल देते होते हैं। मैं हमेशा उससे पहले ये वाली अप्रोच लेती हूँ जो आपकी दूसरी ले रही थी डॉक्टर साहबा, कि पहले अपने ऊपर काम करें, अपने सपोर्ट सिस्टम पे काम करें, अपने सप्लीमेंट्स पे, हेल्दी लाइफ पे काम करें, थेरेपी पे काम करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। कभी कभी यू डू नीड मेडिकेशन बिकॉज आपका वो मेडिकेशन के बगैर काम नहीं चलता, लेकिन ये सारे स्टेप्स वही होंगे। एंड द बिगेस्ट थिंग जो एक चीज मैं आपको कहूंगी स्ट्रेस को कम करने के लिए इज द हेल्दी सपोर्ट सिस्टम कमिंग फ्रॉम योर हस्बैंड। जी, मैं इसको ऐड ऑन करूँगी थोड़ा सा, जैसे कि मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि क्या चीज़ें थी, बट नॉर्मली जैसे मैं अभी केस एक रिपोर्ट करूँगी, ऐसे केसेस होते तो कम हैं, मगर ये देखने में अगर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं गलत चीज़ों को डील करें। जैसे रिसेंटली आई हैड अ फीमेल, तो उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो था वो चल रहा था और वो उसका जो बाद का 2 वीक्स वाला टाइम भी गुजर गया और शी वाज स्टिल इनटू दैट। और समटाइम्स फीमेल्स जो हैं वो पोस्टमार्टम साइकोसिस में भी चली जाती हैं और वो जो बच्चा उन्होंने पैदा किया होता है उनके साथ उनकी कोई इमोशनल अटैचमेंट जो होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि वो बच्चा उनको बर्डन लगना शुरू हो जाता है। एंड दिस हैपन साइकोलॉजिकली एज वेल, क्योंकि
9 months mother is the center of attention for everybody, and now all of sudden the situation has changed. अब बच्चा is center of attention for everybody and the mother is not taken care, यानी बस उसका बहुत प्रॉपरली खाना भी नहीं उसका, बल्कि उसको वी आर फोर्सिंग हर, अच्छा ये करो ये करो ये करो ये करो। अब हम अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हाट्स गोइंग ऑन हर साइड वो हमें बिल्कुल भी वो स्टोरी नहीं पता हमें, और हम उसको समझते भी नहीं और हम उसको सपोर्ट भी उस तरह से नहीं कर पा रहे होते। सो द फीमेल आई डेल्ट विद, वो शी सेड कि मुझे लगा कि ये तो ज़िंदगी मेरी अजाब होगी इस बच्चे के साथ, ये मेरे ऊपर बर्डन आ गया, इट हैज़ डिटैच्ड मी फ्रॉम माई हस्बैंड, ये मेरे और इसके बीच में आ गया, एंड वन डे दिस इज सो सैडनिंग एंड शी किल्ड दैट चाइल्ड। ओह माय गॉड, शी किल्ड दैट चाइल्ड। ये हो सकता है पोस्टमार्टम में, एंड दिस इज द ओनली केस आई एम रिपोर्टिंग, एंड आई हैड मल्टीपल केसेस लाइक दिस, जिसमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन में females go to the extent when they actually harm themselves or the child. Exactly, the child. yes, and they can even harm the child, वो किसी भी extent तक का हो सकता है। This is the only case I reported, but I had multiple. So ये बहुत important है, every female कोई 80-90% नहीं, every female goes through postpartum depression. extent different हो सकता है, intensity different हो सकती है, कोई एक फीमेल जो है वो बस टायर्डनेस ही फील कर सकती है, किसी का मूड ख़राब हो सकता है, कोई सिर्फ क्राइंग स्पेल्स में जा सकती है, कोई नेग्लेक्टेड फील कर सकती है, मगर कुछ फीमेल्स जो हैं वो बहुत वर्स फील करती हैं, और होता ये कि पहला पोस्टमार्टम डिप्रेशन अभी रिकवर नहीं हुआ एंड दे हैव कंसीव्ड अगेन। ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, इतना कॉमन है बिकॉज वी डोंट फॉलो, जैसे नायाब ने बताया कि हम पेसिंग ही नहीं कर रहे हैं। गैप कितना होना चाहिए? वो तो आपका अपने एक तो नेचुरल है ना कि 2 years एटलीस्ट आपको प्रोसेस करने के लिए चीज़ें रिक्वायर होती हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट करने में आपको टाइम लग जाता है, बट देन अगेन इट्स योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आपको 5 साल का गैप भी चाहिए हो सकता है कि आप 5 साल तक एक बच्चा स्कूल गोइंग हो जाए, देन यू आर जस्ट प्लानिंग कि जी अब हम तैयार हैं दूसरे के लिए। सो दैट्स कम्प्लीटली योर पर्सनल डिसीजन। मगर जो कॉमन प्रैक्टिस है ना, इवन रिसेंटली आई हैड अ साइकोलॉजिस्ट विद मी, तो अभी लास्ट ईयर शी हैड अ डॉटर एंड नाउ शी इज़ अगेन प्रेगनेंट, एंड अब वो जो सारी चीज़ें चल रही हैं, और एंड दैट्स अनप्लान्ड बेबी एक्चुअली, बस वो हो गया। सो मैं बल्कि डॉक्टर साहिबान हमारे पास बैठे हैं, आपको ये ज़रूर पूछना चाहिए कि वो जो प्रिकॉशंस हैं दैट द बेबी शुड नॉट बी, अब मसलन चले हम नहीं प्लान नहीं है ना, तो हम उसको रोक कैसे सकते हैं, ये ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा सा अपना इनपुट दें। नायाब, ताहिरा ने जैसे अभी बहुत इंटेंस एग्जांपल हमें सुनाई है विच इज़ वेरी हर्टफुल, लेकिन अपार्ट फ्रॉम फैमिली सपोर्ट एक हस्बैंड का सपोर्ट कितना मैटर करता है थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी इवन आफ्टर मिसकैरेज? देखिए, आज की जो डिस्कशन थी, अगर मैं उसको सम अप करूं तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान और दीगर जो ख़ास तौर पे जो पेट्रियार्कल माशरे हैं, उनके अंदर फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड आपकी सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम वो आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर भी हो सकता है। अभी जितनी हमने बातें की हैं उसके अंदर 80 to 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़कियां परेशान सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि वो सक्सेसफुली माँ बनना चाहती हैं, बट इस वजह से भी परेशान है क्योंकि माशरे ने उनकी सेल्फ वर्थ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक माँ और फिर उसके बाद एक अच्छी माँ और एक सक्सेसफुल माँ और एक ऐसी माँ बनने पे वो की, और एक बेटी की माँ भी। बिल्कुल। और एग्जैक्टली जहाँ तक बात होती है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप्स की, आई बिलीव कि अगेन इसके अंदर से भी आप डाइवोर्स नहीं कर सकते जो हमारे जेंडर डायनामिक्स जो चलते हैं। तो अब हमने आजकल मॉडर्न कपल्स के अंदर, वर्किंग कपल्स के अंदर भी ये देखा है कि क्योंकि इतना टेकन फॉर ग्रांटेड है कि ज़ाहिर है प्रेगनेंसी होनी है और मल्टीपल प्रेगनेंसीज होनी हैं, और इसको उस तरह से इसके पीछे जो इमोशनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं शायद मर्द हजरात को वो पूरी तरह वो कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाते कि ये कितना बड़ा चेंज है और इसके साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं। दे फोकस सो मच ऑन बीइंग अ प्रोवाइडर फॉर द चाइल्ड हु इज़ कमिंग कि जो इंसान उस बच्चे को लेकर आ रहा है उसकी जो नीड्स हैं, और बार बार ये एक्सक्यूज़ देना कि मेरी माँ ने भी तो 6 बच्चे पैदा किए तो वो इस तरह नखरे तो नहीं करती थी, तो मेरी खाला ने ये किया तो चाची ने ये किया, ये गलत है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं तो समझती हूँ कि कपल्स को शादी से पहले ये डिस्कशन
कि क्या वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, वो कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं। इसके बाद जो आपकी फैमिली प्लानिंग के अंदर जो डिस्कशंस हैं वो 50-50 होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसके अंदर मैं एक ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो शरह है अंडर एज मैरिजेस की वो इतनी ज़्यादा है। वहाँ पर आप इमेजिन करें कि जहाँ ऑलरेडी एक लड़की बहुत छोटी है उम्र में, उसकी वो इतनी खुद मुख्तार नहीं है, इतनी एम्पावर्ड नहीं है, शी वोंट इवन आस्क फॉर हेल्प, और उसको बार बार यही लगता रहेगा सोशल प्रेशर की वजह से और वो कि बस ये एक वो चीज़ है जो उसने करनी ही है, अपने ओन पे करनी है। इसमें अगर वो फेल हो गई तो वो एक मुकम्मल इंसान भी नहीं है क्योंकि वो माँ नहीं बन पा रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम बड़ी बात करते हैं माशरे में ख़वातीन को अवेयरनेस देने की, हमें मर्द हजरात को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये जो कुछ शेयर्ड प्रोसेसेस हैं एक फ़ैमिली के अंदर, एक शादी के अंदर, और जो माशरे के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसके साथ कोप कैसे करें। हमारे तो ख़ानदानों के अंदर ये कहा जाता है कि अगर कोई मर्द बहुत सपोर्टिव है बीवी के साथ प्रेगनेंसी में तो वो तो गुलाम है उसका, या वो क्यों इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वो कर बनने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ओके, चलिए लास्टली अगर हम मिथ्स पे बात करें तो बहुत ज़्यादा मिथ्स होती हैं, बेशुमार हैं कि जब इसमें एक चीज ऐड कर सकती हूँ। जी जी मैं डॉक्टर शबाना। इसके अंदर ऐड करना चाहूँ। मैं सिर्फ ये कहने लगी थी, जब आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात कर रहे थे ना, तो एज अ डॉक्टर ऑल्सो जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि हम ये जो मेडिसिन होती है ना डिप्रेशन की, ये 2-3 हफ्ते लगते हैं टू किक इन टू वर्क। तो जब आप स्क्रीनिंग ले रहे होते हैं कि ये हमारा पेशेंट जो है इसको डिप्रेशन या इस तरह से होगा, तो आप उनको मेडिसिन जरा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको हेल्प हो जाए। दूसरी एक बात ये होती है जो साइकोसिस की बात कर रही थी, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस था जिसके अंदर उन्होंने 3 बच्चे जाके पानी में ड्राउन कर दिए बिकॉज शी वाज गोइंग थ्रू साइकोसिस व्हिच इज एब्सोल्युटली देयर। और कभी कभी हमें ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ता है, वो वॉलंटरी बाहर नहीं भेज सकते बिकॉज दे आर हार्मफुल टू द बेबी ऑल्सो। तीसरी बात, पैटर्नल डिप्रेशन मत भूलें प्लीज। पैटर्नल डिप्रेशन भी एग्जिस्ट करती है, हम माँ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम सहेली वाले लोग हैं, लेकिन पैटर्नल डिप्रेशन एग्जिस्ट करती है जब आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आता है। जिस तरह वो कहती ना कि बच्चा अब सेंटर ऑफ फोकस है, माँ पीछे रह गई, बाप भी जो है वो इस फेज में से गुजरता है, उसको भी डिप्रेशन हो सकता है, उसको भी पोस्टमार्टम ब्लूज के साथ हिस्सा बनना पड़ता है, खासतौर पे फाइनेंशियल बर्डन के साथ वो लेफ्ट आउट फील करता है। और ऐसे ही हालात में याद रखें कभी कभी ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं जो कि बंदे बाहर जाके वैलिडेशन हासिल करना शुरू कर देते हैं। इट कम्स विद अ पैकेज, तो पूरी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे, सो वी कैन लुक एट द बिगर पिक्चर। जी चलिए, अगर अब हम मिथ्स पे शॉर्टली बात करें कि बहुत ज़्यादा बेशुमार मिथ्स हमें सुनने को मिलती हैं कि जब चांद ग्रहण होता है तो कुछ काटना नहीं चाहिए, बेबी पे असर होता है, या गोरा कॉम्प्लेक्शन जो है लोगों को बहुत क्रेज़ है कि बच्चा गोरा पैदा हो, दूध पियेंगे नारियल खाएंगे तो बच्चा गोरा होगा, तो कितनी सच्चाई है इसमें? मैं सबका ओपिनियन लेना चाहूंगी इस बात पे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सारा कुछ जेनेटिक्स है। माँ बाप गोरे होंगे तो गोरे बच्चे पैदा होंगे, नहीं तो जेनेटिक्स कहाँ गए? जरूरी है तो बच्चा गोरा कि दांतों में कोई काला भी होगा तो एक काला बच्चा आ गया तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन क्योंकि हम ओरिएंटेड ही सिर्फ शक्लो सूरत सीरत पे तो हमने जाना नहीं, अल्लाह का शुक्र है, तो फिर हम तो यही नारियल ही खाएंगे, नारियल और ठीक है। डॉक्टर ताहिर आप क्या कहेंगी? जो आपने पहले इसको शुरू इस बात से किया कि मिथ्स पे बात कर लेते, तो ये मिथ्स ही हैं एक्चुअली, मिथ्स ही हैं, मतलब कोई रियलिटी नहीं है, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। यस, आपका बेबी हैप्पी और सैड हो सकता है, दैट्स इन योर हैंड, ये आपके हाथ में कि आपका बेबी जो है, जैसे अक्सर इवन आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाते हो ना, तो जो डॉक्टर्स के पास भी विजिट होते हैं, एवरी डॉक्टर रीइंफोर्सेस कि अपने मूड का ख्याल रखिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द अच्छा एक एनवायरनमेंट, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग व्हाट यू आर ईटिंग एंड योर मूड इज डायरेक्टली इफेक्टिंग योर चाइल्ड, नथिंग एल्स। नायाब आप क्या कहेंगी? देखिए अगेन मैं तो उस वक्त से हम लोग रैशनैलिटी और साइंस और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल ये कहूँगी कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो सकती है और जितना ज़्यादा हम साइंस और रैशनैलिटी और हाँ ऑफ कोर्स वो चीज़ें इमोशनल सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये जो मिथ्स हैं और बेटा कैसे पैदा हो और ये सारा कुछ हो और ऑल ऑफ दिस, आई बिलीव कि हम इस सब को पीछे छोड़ने की। आप क्या कहेंगी? अभी तक की साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि हम कोई दवाई पिलाएं तो वो गोरा हो जाए या नीली आंखें हो जाए या तो। लेकिन आप लोगों का प्रोफेशन ऐसा ही है ना, लोग आके आपको कहते होंगे हमें कुछ बताएं,
चाय नहीं पियेंगे बच्चा काला हो जाएगा। अच्छा। अच्छा थोड़ी देर तो मैं सोचती भी हूँ अच्छा शायद आई डोंट नो बट और जो आपने एक बात की चांद ग्रहण वाली, पिछले दिनों आई थिंक कोई सोलर इक्लिप्स था, जी जी सो पेशेंट वर कंटिन्यूसली मैसेजिंग मी कि जी अब हम आज बाहर ना निकलें। अच्छा अब वो पेशेंट जो 7वें महीने में फॉल कर रही, जिसका बच्चा बन चुका हुआ है, पहले 3 महीने में बच्चा ग्रो कर मतलब उसकी बनावट हो चुकी है, जी, उसका जी। कैसे क्लेफ्ट पैलेट होगा अब 7वें महीने में जाके, आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो। तो इसके अलावा आप लोगों ने मैं कोई सिर्फ डिफरेंस एक सुनी चीज़ है? यहाँ पे जो है ना मैं रीइंफोर्स करना चाहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर जाते हैं बच्चे और माँ के रिलेशनशिप के ऊपर, और इस टाइम के ऊपर जो विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो बाप होता है ना, वो तुम्हारे अब्बू आएंगे तो उनको बताऊंगी वाला सिचुएशन जो है वो रहती है प्रेगनेंसी के दौरान भी। सो इट इज़ रिकमेंडेड एंड एडवाइज्ड कि जब आप कंसीव कर जाते हैं तो आपका बच्चा जब आपके अच्छे और बुरे टच को, अच्छी और बुरी फील को फील करता है, तो ट्राई टू मेक द कनेक्शन बिटवीन फादर एंड चाइल्ड। अगर आपका हस्बैंड जो है आपके बच्चे के साथ बात करे, उसके साथ उसको अपने होने का एहसास और अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करे, तो बच्चा कैन रिसीव दिस। सो ये एक चीज़ जो है ये दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जब बच्चा का फादर के साथ वो एक इमोशनल कनेक्शन बच्चे का फादर के साथ भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ कि उसने वो प्रोवाइडर और उसने सिर्फ तो प्रोवाइड करना एक है। मिथ ये भी है ना कि मियाँ और जो बीवी है वो जिस चीज को, जिस तस्वीर को सबसे ज्यादा देखेगी ना, बच्चा वैसा ही होगा। तो यूजुअली जो मियाँ बीवी होते हैं उनका फोकस होता है कि सब लोग चलो टॉम क्रूज को हाँ देखते बेटी चाहिए तो करीना कपूर जैसी हो। और तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा होता है? नहीं, मेरे ख्याल कि में देखने ये से कुछ खूबसूरत बातें भी वाबस्ता हैं। टू बी प्रेग्नेंट, आई थिंक प्रेगनेंसी इज अ लवली फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। तो कुछ अच्छी मजे की भी बातें, एज लॉन्ग एज दे डोंट हार्म द मदर और द बेबी। अगर वो कहती भी Enjoyment के रहे, लिए क्या ठीक है। हर्ज है? खुश होने और के लिए क्या बुरा है? अक्सर हम ये कहते भी हैं एज गायनाकोलॉजिस्ट कि वो कहते हैं जी मेरी मदर इन लॉ ने कहा है इसलिए ऐसे है। तो मैं कहती हूँ अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप Follow उसको कर लें। सुन लें क्या है, कोई खराबी नहीं, कोई मसला नहीं है, तो वो ओबे कर लें। मदर इन लॉ भी खुश, हस्बैंड भी खुश, आप भी खुश। तो ये भी तो कहा जाता है ना कि आपको अपने बच्चे से बातें करनी चाहिए, कि जैसे अगर माँ का मूड खुश है तो बच्चे का भी होता है। तो इसमें कितनी इसमें सच्चाई है? बहुत सी मजेदार स्टडीज भी हैं। जी जी ये तक भी इन यूट्रो व्हाट इज द फीटस डूइंग, क्यों बेबी को इन वोम हम फीटस कहते हैं। तो इट्स लाइक अ डार्क रूम इन विच देयर इज ओनली वन पर्सन लिविंग। अब उसने क्या वहाँ करना है? अब उसको कोई साउंड्स आ रही हैं, क्या रिस्पॉन्सेज हैं, सुन सकता है, नहीं सुन सकता, मूव वो कर रहा है, राइट, स्विम कर रहा है वो वहाँ। तो ये बहुत सी कुछ स्टडीज़ हैं कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज। जैसे ये है कि बच्चा 70 मिनट्स के लिए सोता है, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ हैं। कहा जाता है 1 घंटे में वो 30-31 मूवमेंट्स करता है। अब वो वाली मूवमेंट जो होती है ना, बिग विगरस मूवमेंट, द मदर कैन फील दैट। लेकिन जो सटल मूवमेंट्स होती हैं, ये है ब्लिंक है या थोड़ा सा वो स्विंग कर लेते हैं, ये तो फील भी नहीं होती मदर को। तो देयर इज एक्टिविटी गोइंग ऑन। और ऑब्वियसली अगर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो ये कैसे हो सकता है कि जो न्यूरॉन्स इतने एक्टिव हैं वो ब्रेन में इनएक्टिव तो नहीं है। जी तो कॉन्सेप्ट्स हैं, लोग कहते हैं अगर मदर इज डूइंग मैथमेटिक्स, she is listening to music, maybe she is listening to something religious, there is going to be an impact on डॉक्टर ताहिरा आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि अपने बच्चे के साथ एक अच्छा, बिकॉज बच्चा इज़ योर प्रोडक्ट, आप रिस्पॉन्सिबल हैं भाई। ये जो चीज़ें हैं ना, आप एक बच्चे को दुनिया में लेके आ रहे हैं, एक नई ज़िंदगी इस दुनिया में आ रही है, और वो बच्चा खुद से कुछ भी नहीं है। दैट चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। आप हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अच्छा भी फील कर रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और बुरा भी फील कर रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के, बिकॉज अभी उसको ही नहीं पता। सो अपनी प्रेगनेंसी को एक तो प्लान रखें, जब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली रेडी हैं टू टेक दिस। और ये बच्चा इसलिए मत पैदा कीजिए कि जी आपने लोगों को दिखाना है कि मैं एक फर्टाइल औरत हूँ, और या आपने दिखाना है मैं एक फर्टाइल फादर हूँ। नॉट एट ऑल। दैट चाइल्ड शुड बी जस्ट फॉर द लव, कि आप अब इस काबिल हो गए कि आप एक ज़िंदगी को मोहब्बत, केयर और वो सब कुछ दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करता है। तब बच्चे को दुनिया में लेके आने का फैसला करें, नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द प्रेशर, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच आप सबका। आपने इतनी मज़े की बातें हमें बताई,
और हमारे व्यूअर्स को गाइड किया कि थ्रू आउट किस तरह से वो प्रिकॉशन सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन से कैसे बच सकती हैं, एंजाइटी डिप्रेशन से कैसे डील कर सकती हैं। हमने मिथ्स पे भी बात की। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू ताहिरा आपका, थैंक यू डॉक्टर नुसरत, थैंक यू नायाब एंड थैंक यू डॉक्टर खतीजा। तो आई होप कि हमारी सहेलियों ने कुछ सीखा होगा आज और उनको जो हम एडवाइजेस और जो टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स ने दी हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगी। आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं तक था, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।